एमसीक्यूज टाइप से भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो सिर्फ बहाना होगा। सीखना तो हमें है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ये फॉर्मूले होते हैं। आजकल ऐसे सवाल पूछे जाने लगे हैं ज़्यादातर। लगता है कि जैसे बच्चे को समझ में नहीं आता कि संतुलन मूल्य हमने फाइंड कर लिया भैया, यही संतुलन मूल्य है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर वेट करता रहे कि संतुलन मूल्य कहाँ निकाला। लिख देना। सिर्फ और सिर्फ हम लोग एमसीक्यू नहीं देखने वाले हैं, बल्कि एमसीक्यूज तो हमारा सिर्फ एक बहाना होगा इसके अंदर। हाँ, एमसीक्यूज टाइप से भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो सिर्फ बहाना होगा। सीखना तो हमें है मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है जी। यहां पर देखोगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब तक पेपर में आ चुके हैं या फिर अब आने की संभावना है, उस पर बात करेंगे। ठीक है। अब ये हर बच्चों तक पहुंचा देना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में जिस तरीके से डिटेल में बताने जा रहा हूं, वो तरीका ही आपको एग्जाम में फॉलो करना होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक हासिल करने के लिए। शुरुआत में यहां पर देख लीजिए, सवाल किया हुआ है उत्पादन से संबंधित। तो कह रहा है कि निम्न समंकों, समंक मतलब होता है डेटा या फिर आंकड़ा। जब कभी भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन हिंदी से ना समझ में आए, तो एक बार कम से कम आप इंग्लिश में भी जरूर पढ़ा करना। ठीक है जी। जैसे कि यहां पर समंक बोल दिया, आप समंक का अर्थ आपको नहीं पता है, तो उसी चीज को देखो यहां पर लिखा गया है डेटा। ठीक है। तो समंक का मतलब होता है आंकड़ा, डेटा। तो निम्न समंकों से सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको आप एमपी कहते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना ही है। साथ में कह रहा है क्या कि एवरेज प्रोडक्ट भी आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। तो डेटा इस प्रकार से दिया है जिसमें लिखा है श्रम की इकाइयां यानी कि यूनिट्स ऑफ लेबर, और दूसरे में लिखा हुआ है कुल उत्पादन यानी कि जिसे हम टीपी या फिर टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। तो एक इकाई जब लेबर लगा है तो उस वक्त उत्पादन कितना है टोटल 20 इकाई। तो एक लेबर ने अकेले काम किया 20 इकाई, यह इसका सीमांत उत्पादन भी होगा और औसत उत्पादन भी होगा। कैलकुलेट करेंगे अभी। दो लेबर मिलकर के टोटल प्रोडक्शन देने लगे 36 यूनिट। तो कम से कम एक एक्स्ट्रा लेबर लगा, तो एक्स्ट्रा कितना प्रोडक्शन बढ़ा वो हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा यहां पर इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 16 का। वो कैलकुलेट करेंगे अभी, मार्जिनल में निकल जाएगा। एवरेज की बात करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन को टोटल यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड कर देना है। तो 36 यहां पर टोटल उत्पादन है, 2 श्रम की इकाई है, तो 2 से भाग कर देना, एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। ऐसे ही यहां पर 3 लेबर से 48 यूनिट्स हमारा आउटपुट है या फिर टोटल प्रोडक्शन है। तो एवरेज निकालना चाहते हो तो 48 को 3 से डिवाइड कर देना। समझ तो आ गया है। लेकिन अगर मार्जिनल निकालना है तो देखना कि एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से हमारा एक्स्ट्रा कितना आउटपुट जनरेट हुआ है। तो यहां दोनों के बीच का गैप ही हमारा बनता है मार्जिनल प्रोडक्ट। आइए सॉल्व करें। सॉल्व करने का सर तरीका क्या होगा, और ये क्वेश्चन देख लो। आपको इसलिए सिर्फ दिखा रहे हैं रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि आपको पता तो चले कि किस टाइप के सवाल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो 2023 का क्वेश्चन है, कोड सहित मैंने मेंशन यहां पर कर दिया है। अब देखो ध्यान से, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, और ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में दिखाई दे सकता है, तो आपका जो तरीका रहने वाला है ना, वो सबसे पहले यहां पर लिख देना कि दिया क्या है। ठीक है। दिया क्या है, तो दिया है पूरी पूरी बात। जैसे क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा टेबल, आपको टेबल नोट करना पड़ेगा। एक बार आप टेबल जरूर नोट करेंगे अगर टेबल में ये सारी डेटा दिए हुआ है। क्वेश्चन को मत लिखना। ठीक है जी, क्वेश्चन को मत लिखना। दिया है आपको ये सारी बातें, आप टेबल में नोट कर देना, और उसके बाद आप लिखना हम जानते हैं कि। ठीक है जी, पूरा बात यहां पर टेबल में नोट हो गया। फिर आप लिखना हम जानते हैं कि। तो सेकेंड स्टेप आपका ये रहने वाला है, हम जानते हैं कि। क्या जानते हो फॉर्मूले के रूप में, बताओ। वी नो दैट। आपको निकालने क्या बोला है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो लिखो एमपी इक्वल टू होता है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। एल किसको बोल रहे हैं सर, एल बोल रहे हैं यूनिट्स ऑफ लेबर को, हम इसे एल से डिनोट करेंगे। और जो टीपी है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो यहां हमने क्या किया, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल कर दिया है। समझ गए होगे। अन्यथा आप इसके दूसरे फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। एम पी इक्वल टू होता है
टीपी एन, एन के जगह पर हमने मान लिया है यूनिट्स ऑफ लेबर कह सकते हैं, और यहां पर लिख दीजिए टीपी एन माइनस वन। तो आप चाहें तो लेबर को एन लिखिए या फिर एल लिखिए, सेम बातें हैं, मानना आपका काम है। अब देखो यहां पर दूसरा फॉर्मूला क्या आपको बोला है निकालने के लिए, क्या बोला है, एवरेज प्रोडक्ट, है ना, एवरेज प्रोडक्शन बोलो, एवरेज प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात होता है, एवरेज आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो उसको डिवाइड करके कैलकुलेट करना होता है कि टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दीजिए वेरिएबल फैक्टर से, जिसे हम श्रम की इकाई के तौर पर लिख रहे हैं। तो इसमें एक ही फॉर्मूला है, कंप्लीट बातें समझ आ गई है। अब आप क्या करेंगे, एक एक करके कैलकुलेशन शुरुआत कर देंगे, जैसे कि मैं यहां पर आपको बताता हूं। सबसे पहला काम यहां से लिखना प्रारंभ कर दो, ठीक है जी। देखिए क्या आपको करने हैं, सारी बातें मैं बताता हूं। पहले लिखो पहली इकाई पर, है ना, लेबर पहला लगा हुआ है, उस वक्त टोटल प्रोडक्शन कितना है, तो एक इकाई पर टोटल प्रोडक्ट है 20, आप नोट कर लो 20, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर एवरेज कैलकुलेट करोगे तो लिखोगे ना एपी इक्वल टू, क्या लिखना, पहली इकाई पर कैलकुलेट कर रहे हो तो लिखना टीपी पहली इकाई पर, और लेबर है यहाँ पर पहली यूनिट, ठीक है जी। तो एक लेबर से टोटल प्रोडक्ट हो रहा था 20, तो एक लेबर का एवरेज प्रोडक्ट कितना निकल गया, ये भी तो निकल गया 20 आपका, तो हो गया पहला काम कंप्लीट। अब इसी तरीके से आप निकाल लो यहाँ पर L इक्वल टू लेबर 2 के लिए, तो दो लेबर मिल करके टोटल प्रोडक्ट कितना दे रहे थे, दो लेबर पर टोटल प्रोडक्ट कितना था, देखो दो लेबर पर टोटल प्रोडक्ट था 36, लिखना पड़ेगा भाई साहब 36, और निकाल लीजिए एपी इक्वल टू क्या होगा, तो दूसरी इकाई पर निकाल रहे हैं ना एवरेज प्रोडक्ट, तो लिख दो AP2। अब यहां पर लिखोगे टीपी दूसरी इकाई पर कितना हो रहा था, और टोटल लेबर यूनिट 2 लगे हुए थे, तो यहां पर तो 2 आप लिख दोगे, लेकिन टोटल प्रोडक्ट दूसरी इकाई पर कितना था, तो दूसरी इकाई पर यहां पर देखो 36 है, दूसरी इकाई पर टोटल प्रोडक्ट 36 है, आप ऊपर में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एवरेज निकल जाएगा आपका कितना 18, तो ये निकल गया एवरेज प्रोडक्ट एट यूनिट 2, 2 इकाई पर। अब निकालिए तीसरी इकाई पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे L3, मतलब ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट कितना है तीसरी इकाई पर, तो ये कह दोगे तीसरी इकाई पर टोटल प्रोडक्ट है 48, तो आप यहाँ पर लिखिए 48। एवरेज प्रोडक्ट की बात है तीसरी इकाई पर, तो लिखोगे TP3 डिवाइडेड बाई L3, TP3 कितना है 48, और यहाँ पर कितने से डिवाइड करना है 3 से, कितने बार में आएगा आप इसका कैलकुलेशन मुझे बता देना, तब तक मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया आपने यहाँ पर पूरी कहानी समझ लिया है। इसी प्रकार से मैं AMP के लिए भी बात बताऊंगा अभी, और उसमें से भी एक आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। अब यहाँ तक की काम हो गई है, आ जाओ अब आते हैं हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ MP की बात शुरुआत करते हैं। MP लिखो फर्स्ट इकाई पर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डेल्टा TP बाय डेल्टा L। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना कि हमारा लेबर ऑफ यूनिट मान लो 0, यहाँ पर समझो कि 1 से पहले तो कुछ दिया नहीं है तो 0, तो उस समय आउटपुट भी क्या होगा टोटल, वो भी 0। तो आप ये कह दीजिए कि लेबर एक्स्ट्रा कितना लगा 1, तो आप उसका वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करोगे कि MP हम पहली इकाई पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेल्टा TP यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले डेल्टा TP देखते हैं, 0 से लेकर के 20 हो गया है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ आउटपुट 20 बोलेंगे ना, तो यहाँ पर कर दीजिए 20, और डेल्टा L का मतलब कितना है, तो पहले हमारा 1 से शुरुआत किया था, उससे पहले लेबर क्या है, कुछ नहीं 0 है, तो केवल लेबर एक्स्ट्रा हुआ केवल 1 ना, तो आप 1 नीचे लिख दो। तो यहाँ पर इसका मतलब समझ में आ गया कि MP TP और AP पहली इकाई पर क्या होते हैं, सेम टू सेम। पहली इकाई पर AP भी 20 था, MP भी 20 है, और उस जगह पर TP भी पहली इकाई पर कितना था 20 था, तो पहली इकाई पर सेम रहता है। अब कैलकुलेट करो MP एट यूनिट 2, तो यहाँ पर लिखोगे आप डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L,
क्या लिखोगे, डेल्टा एल। तो देखिए जरा, दूसरी इकाई पर कैलकुलेट करना है, तो 1 से 2 पर जा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा लेबर लगा, तो आप वो एक एक्स्ट्रा यहां पर लिख दोगे। टोटल प्रोडक्ट को देखिए जरा, टोटल प्रोडक्ट हमारा 20 से हो गया 36, तो कितना एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट हुआ, 16 इकाई। आप वो 16 लिख दो ऊपर, तो 16 को 1 से डिवाइड कर दो, 16 हो गया। ये कितने पर निकल गया, MP एट यूनिट्स ऑफ लेबर 2 इकाई पर। नेक्स्ट और लास्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, यहां पर लिखेंगे MP3। तो बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा, फिर से लगेंगे TP बाय डेल्टा L। अब जरा बताइए, यहां पे एक्स्ट्रा लेबर एक लगा है केवल, वो आप एक यहां पर नीचे लिख देंगे, ठीक है जी। और TP की बात ही है, तो TP पहले था 36, अब एक्स्ट्रा लेबर पर एक्स्ट्रा आउटपुट कितना जनरेट हुआ, 36 से 48 पर पहुंच गए, बस उसका गैप आप पता कर लीजिए। तो यहाँ पर TP कितना निकलेगा, डेल्टा TP। तो देखो 48 में से 36 को माइनस करोगे, क्या वैल्यू आएंगे, तो यहाँ पर 8 में से 6 2 कह दीजिए, 4 में से 3 1 कह दीजिए। समझ आ गया होगा, हाँ सर समझ आ गया। तो अब तो बता दोगे ना, 12 को 1 से भाग करो, 12 ही तो ये कंप्लीट बातें आपके पास आ चुका। सर अब हमें कुछ करना पड़ेगा क्या, हाँ भाई अभी भी आपको फाइनल जवाब देना बाकी है। देखो क्या करोगे, कैसे करोगे, हर एक बात बता रहा हूँ। सर 3 नंबर के लिए इतना मेहनत, भाई साहब मेहनत नहीं है, देखो सिस्टम से करोगे ना, ये क्वेश्चन तुरंत बन जाने चाहिए। लेकिन मैं आपको चूंकि समझा करके धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो टाइम लगेगा शुरुआत में, लेकिन एक बार जब सीख जाओ आप, तो तुरंत तुरंत करना शुरू कर दोगे, मुझे पता है। यहाँ पर एक और तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर खिसका देता हूँ थोड़ा, इसको भी थोड़ा ऊपर खिसका लेता हूँ, और एक लाइन और तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है। अब हमें यहाँ पर हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से मेंशन कर देने हैं। हमने लेबर को लिखा था L, TP दिया हुआ था, लिखते हैं TP टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल को लिख दो MP, या फिर पहले आप AP लिखते हैं तो AP लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में MP लिख दो। अब पहली इकाई पर कितना था, पहली इकाई पर हमारा जो TP था वो था केवल 20, मतलब पुराना वाला टेबल आप लिख दो, पहली पर 20, दूसरी पर 36, तो लिख दीजिए यहाँ पर दूसरी पर कितना है 36, और तीसरे पर कितना है, तीसरे पर है 48। हमें इतनी लंबी टेबल की ज़रूरत भी नहीं है, तो हमने लो यहाँ पर खंड कर दिया है, बाकी टेबल आप समझ गए, उतने लंबे चौड़े टेबल की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आ जाओ भाई, अब समझते हैं AP। पहली इकाई पर देख लो AP, पहली इकाई पर AP है 20, लिख दो 20, दूसरी पर AP कितना है 18, तीसरी पर कितना है, तीसरी पर प्रोसेस यहाँ पर पता है 48 को 3 से भाग दो, जिन बच्चों के लिए नहीं पता है ना, 48 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, एक बार में दोगे, एक बच गया, यहाँ पर आपके 8 उतर चुके हैं, कितने बार में दोगे 16 बार, मतलब 16 तो हो गया वहाँ पर। तो इस प्रकार से आपके जो 16 तिया 48, ठीक है जी, 16 तिया 48, क्लियर है ना। अब MP हमारा कितना है 20 है, MP हमारा कितना है 20 है, MP दूसरी इकाई पर कितना है 16 है, और सर तीसरी इकाई पर तो 12 निकलेगा तो तीसरी इकाई पर यहाँ पर 12 लिख दो, तो हो गया जी, अपना ये कैलकुलेशन हो गया है। अब हमें इतने लंबे चौड़े टेबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सही से इसको तैयार कर लेना चाहिए। बना लीजिए, आप खुद से टेबल को बनाइए, जिस तरीके से ज़रूरत है उस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीज़ों को सेट कर लीजिए। तो फाइनली ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया तैयार। तो मैंने आपको हर एक बात बताया जो आपके पेपर में आपको ज़रूरी है, बातें ध्यान रखना, वो हमने आपको कंप्लीट हर एक बात बता दिया। इतना करोगे तब 3 नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है जी। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पर मेंशन सिर्फ रेफरेंस के लिए किया हुआ है कि बिहार बोर्ड पूछा है, यूपी बोर्ड पूछा है, इससे चिंता करने की बात नहीं है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपके पेपर में भी ऐसे ही सवाल आते हैं, नहीं पता है तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करो, ठीक है जी, और कॉन्फिडेंट होकर के तैयारी करो।
क्योंकि किसी भी आप स्टेट बोर्ड से आपके हर एक बात का यहाँ पर हमने ख्याल रखा है। तो यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मूल्य में क्या हुआ 40% परिवर्तन, मांग में जो है वो 60% का परिवर्तन हो जाता है, तो मांग की लोच क्या होगा। वैसे मांग की लोच के ऊपर में हमने डिटेल नॉमेरिकल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है आंसर सहित, और हर एक टाइप के क्वेश्चन बताए हैं 1.5 घंटे के अंदर, थ्योरी के साथ साथ नॉमेरिकल भी। तो वीडियो आप जाकर के देख सकते हो इसी चैनल पर, कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल पर ही मांग की लोच का कंप्लीट आपको वीडियो मिल जाएगा। जाकर के देखिए, आपके नॉमेरिकल क्वेश्चन नहीं छूटेंगे मांग की लोच से संबंधित। तो ये क्वेश्चन तो मैं फिलहाल यहाँ पर बता देता हूँ कि इफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी या फिर गुड्स चेंजेस बाय 60%, प्राइस 60% बदल गया ड्यू टू 40%, अच्छा डिमांड 60% बदल गया था ना, डिमांड पहले बोला था। इफ द डिमांड फॉर गुड चेंजेस बाय 60%, डिमांड 60% बदल गया टू 40% चेंज इन प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, तो मांग की लोच क्या होगा। ऐसे सवालों के लिए तो मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले आप स्टेप पकड़ना सीखिए, क्या आपको करने हैं और क्या नहीं करने हैं। तो हमने क्या किया यहां पर देखना ध्यान से, यहां लिख दिया कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, गिवन दैट, ठीक है जी, हमें दिया है मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 40 है, और मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया है 60 है। हमें पता क्या करने बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच, ईडी का मतलब मांग की लोच। तो यहां पर लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं कि, पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, नंबर नहीं कटेंगे, ध्यान रखोगे। यहां पर सॉल्यूशन के लिए पहले फॉर्मूला लगाइए कि हम जानते हैं डेल्टा क्यू परसेंट, यानी कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, लगा दोगे क्या इतना, दोनों का रेशियो लेना है। तो मांग की मात्रा में 60% का परिवर्तन और मूल्य में 40% का परिवर्तन, तो आप मुझे बताओ ये 3 से 4 से कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर 20 दूनी 40, 20 तिया 60, मतलब 3/2। तो यहाँ पर आप 3/2 को क्या बोल सकते हो, 3 को 2 भाग में बांटना है, इसका मतलब हो गया 1.5। क्या ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आया या फिर 1 से कम, सर 1 से ज़्यादा है। तो जब कभी भी 1 से ज़्यादा है तो आप लिखो ना आगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन आगे बढ़ाओ कि ईडी जो आया वैल्यू, इलास्टिसिटी डिमांड का जो वैल्यू आया वो बड़ा आया, किससे बड़ा आया 1 से बड़ा, ये वैल्यू 1 से बड़ा है या नहीं, हाँ सर है। तो यहाँ पर नाम क्या दोगे इसके लिए, इसके लिए नाम देते हैं सापेक्षिक लोचदार मांग। क्या नाम देते हैं, अगर नाम पूछा जाए तो नाम आप दे दो यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से, सापेक्षिक लोचदार मांग। इतना तो आपको कैलकुलेशन कर देना चाहिए, बिना कहे पूछे इतना नाम तो बता देना चाहिए कि सापेक्षिक लोचदार मांग है। पता है एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपकी इस आंसर राइटिंग करने के तरीके से। एग्जामिनर को बस यहाँ तक की जानकारी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ तक की जानकारी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको एक लेवल एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा हूँ, आपके नंबर को पूरी तरीके से सिक्योर करूंगा, नंबर कटने नहीं दूंगा मैं। देखो कैसे, जवाब तो पता चल गया आपको, लेकिन आइए जरा डायग्रामेटिक चीजें सीख लें। इसमें डायग्राम ऐड करोगे जब भी, मैं यहीं पर ऐड कर देता हूं, ठीक है, मैं यहीं पर ऐड कर देता हूं। देखो डायग्राम के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो एक्स एक्सिस बनाओ और वाई एक्सिस बनाओ, हो गया। ये काम करने के बाद प्राइस हमेशा कहाँ रखोगे, वाई एक्सिस पर, और मांग की मात्रा कहाँ रखना है, क्यू बोलते हैं इसको, मांग की मात्रा को क्यू हमने लिख दिया, केवल आप लिख देना मांग की मात्रा पूरा, या फिर क्वांटिटी डिमांडेड लिख देना। अब खींचते हैं इसमें, देखो ध्यान से, मूल्य की जो चेंजिंग है वो 40% है और मात्रा में 60%। तो पहले वाला कहीं ना कहीं तय करिए, पहले का मूल्य और ये रहा पहले की मांग की मात्रा। अब हम क्या करते हैं, डेटा को देखते हैं। डेटा में सबसे ज्यादा परिवर्तन कौन सा दिख रहा है, मूल्य तो मात्र 40% परिवर्तन बोला है, परिवर्तन बोला है ना, वृद्धि ना कमी, दोनों दिखाना है, इसीलिए इसमें ना वृद्धि बोला है ना कमी बोला है। मूल्य में क्या बोला, वृद्धि नहीं, कमी नहीं, क्या बोला है, परिवर्तन। तो आप एक बार मूल्य को बढ़ा दीजिए, कितना बढ़ाना है 40%, और मांग की मात्रा उस समय घट जाएगा, लेकिन कितना घटेगा, तो 60% घटेगा। लीजिए हमने मांग की मात्रा यहाँ पर कम कर दिया। आप देख रहे होगे कि मूल्य अगर हमने पहले वाला ये माना है और मांग की मात्रा पहले वाला ये है, तो मूल्य यहाँ पर देखो थोड़ा सा केवल बढ़ गया। तो P1 से P2 के बीच का गैप देखो कम रखा है ना हमने,
लेकिन मांग में कमी दिखाना है। अगर मूल्य बढ़ा रहे हो तो मांग में कमी दिखाना है। मांग के नियम के अनुसार ऐसा होता है कि मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाता है। तो हमने मांग को यहाँ पर घटते हुए तो दिखाया, लेकिन कितना घटते हुए दिखाया, तो इसको आप जान रहे हो 60% आपको एक बार घटते हुए दिखा देना है, क्योंकि मूल्य तो यहाँ पर जो है 40% क्या हुआ है, बढ़ गया है। यही लिखोगे ना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक काम और करिए, क्योंकि इसमें चेंजेस बोला था, ना वृद्धि ना कमी। एक बार आप 40% कम करके दिखा देंगे कि अगर मूल्य में 40% की कमी हुई तो मांग की मात्रा इधर जो है वो 60% जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपने यहाँ पर नाम दे देना है, मान लो P3, और इसका नाम फिलहाल हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, इसका नाम यहाँ पर हमने दे दिया Q3। मांग की मात्रा एक्स एक्सिस पर रख लेना, मैं यहाँ पर नहीं होता तो नोट कर देता हूँ मांग की मात्रा, और वाई एक्सिस पर मूल्य या फिर कीमत या फिर प्राइस, जो भी नोट करना चाहें। ये सभी बिंदु ले लीजिए, इन सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है जी, हमने ले लिया। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि मूल्य में अगर कमी आया है तो बस 40% की कमी आई है, आप नेगेटिव साइन के साथ दिखा सकते हो। लेकिन मांग की मात्रा अगर बढ़ा हुआ है तो आप इधर बढ़ते हुए केवल दिखा दो, पॉजिटिव साइन चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो नंबरिकल वैल्यू आए हैं वो लिख सकते हो, ED इज ग्रेटर देन 1, या फिर यही वाला वैल्यू नोट कर देना 1.5, या फिर लिख देना ED ग्रेटर देन 1। ये कंसेप्ट है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पर पूरा पूरा आपको हर एक प्रोसेस मैंने बता दी है, इससे नंबर नहीं कटेंगे, हाईली सिक्योर हो चुका है, क्योंकि आपने बता दिया क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सॉल्यूशन तक बता दिया, सॉल्यूशन के बाद उसको कंसेप्ट बता दिया कि ये होता है ग्रेटर देन 1 आया, इसका नाम भी आपने बता दिया कि सापेक्षिक लोचदार होता है, इसका डायग्राम तक भी बता दिया कि ये पूरी कहानी हो गई। क्या सर 3 नंबर वाले में इतना मेहनत करेंगे? भैया ये मेहनत बहुत कम है आपका, और उतना मेहनत है जितना क्वेश्चन में चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है। लोग बताते ही नहीं, तो आपको लगता है कि बस कैलकुलेशन यहाँ तक लाना है हमको। नहीं, यहाँ तक तो सबको ही करते हैं। आपको ये स्टेप नाम देने हैं, डायग्राम बना देना है। डायग्राम बनाओगे, नंबर हाईली सिक्योर हो चुके हैं, अब नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है जी, अब आ जाओ इधर। तुम्हें जवाब पता चल चुका है, 1.5 आया। ठीक है जी, यहाँ पर आपको इसमें नहीं जाना है, यहाँ पर आपकी जो वो यहाँ पर 1.5 आएगा आंसर। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर सी हमने कर दिया। वैसे इसमें से कौन सा जवाब था आपका? तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिया था मैंने। आ जाओ फिलहाल आगे, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि, स्पष्ट बोल दिया वृद्धि, उस वस्तु की पूर्ति जो है मात्रा 6% बढ़ गया। मूल्य बढ़ा 5% और पूर्ति बढ़ गया 6%। ज्यादा कौन बढ़ा? पूर्ति। तो सापेक्षिक लोचदार पूर्ति है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कह रहा है कि वस्तु की कीमत लोच का मान क्या होगा, मतलब अंडर साइट्रस पेरिबस। साइट्रस पेरिबस का मतलब होता है अन्य बातें समान है, ना यहाँ पर तकनीक परिवर्तन हो रहा है, ना कुछ समय और मौसम परिवर्तन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि इफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड इंक्रीजेज बाय 6%, 6% क्या हुआ है? सप्लाई बढ़ गया है। किसकी वजह से? तो ड्यू टू एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस बाय 5%। प्राइस 5% बढ़ गया, केवल प्राइस 5% बढ़ा, सप्लाई 6% बढ़ गया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स? अब देखो ये सवाल 2025 का ये बिहार बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन हर एक स्टेट बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आने के हाई चांसेस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब तो आप डायरेक्ट जवाब दे दोगे दोनों का रेशियो लेते हुए, लेकिन जब सब्जेक्टिव पूछता है तो फिर से वही फॉर्मेट आपको अपनाना है। गिवन दैट क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख दो डेल्टा P% आपको दिया हुआ है कि कीमत में 5% की वृद्धि हो गई। अब पूर्ति तो बढ़ जाता है मूल्य बढ़ने से, तो पूर्ति बढ़ गया 6%। अब कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालो, क्या होगा? आप इसे ES से डिनोट करेंगे, ED नहीं, क्योंकि ये सप्लाई वाला है। तो वस्तु की कीमत लोच पूछा तो आप चाहें तो ES लिख सकते हैं, S की जगह चाहें तो आप P लिख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ऐसा भी पढ़ा जा सकता है इसको। तो फिलहाल आप ES लिखिए, ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर आप कर दो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
कह रहा है कि हम जानते हैं कि ES इक्वल टू होता है डेल्टा Q परसेंट, यानी कि पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर है ना? अब सॉल्यूशन के अंदर जाइए थोड़ा और काम करिए यहाँ पर कि ES बराबर आपने कैलकुलेट किया, डेल्टा Q कितना है? डेल्टा Q है 6 और डेल्टा Q कितना है 5। सॉरी, डेल्टा Q कितना है 6 और डेल्टा P कितना है 5। तो 6 को 5 से भाग कर दीजिए, जिनको नहीं आता उनके लिए यहाँ पर एक बार में दे दो, एक आ गया, दशमलव दे दिया, शून्य आ गया, 2 बार में दिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ गया, मतलब 1.2 आया है। क्या आया? 1.2। ये आ चुका है ES का वैल्यू। अभी रुकना मत, इसका मतलब आप बता दो कि ES का वैल्यू ज़्यादा आया 1 से, इसको आप बोलोगे सापेक्षिक लोचदार पूर्ति। ठीक है जी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे मोर इलास्टिक सप्लाई, सापेक्षिक लोचदार पूर्ति या फिर यधिक लोचदार पूर्ति। यधिक लोचदार पूर्ति बोल दो या फिर मोर इलास्टिक सप्लाई बोल दो, यही है। अब इसमें डायग्राम पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और उसके बाद वाई एक्सिस, ये काम कर लिया। यहाँ पर ओरिजिन, अभी पूर्ति की लोच बनाना है तो पूर्ति की मात्रा एक्स एक्सिस पर और मूल्य वाई एक्सिस पर। कहीं पर भी एक बार पहले फिक्स करिए कि इतना मूल्य पर जो पूर्ति की मात्रा है वो यहाँ पर दिख रहा है। इतना काम कर लोगे आप कि पहले वाला मूल्य और पहले वाला पूर्ति की मात्रा। अब क्वेश्चन के अनुसार बताइए, इतना देख रहे होगे मैं बार बार कर रहा हूँ चीजें। अब टेबल में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कीमत में 5% की वृद्धि, तो पहले जो कीमत था उसकी तुलना में 5% प्राइस बढ़ा दीजिए। हमने लो 5% ये मानते हुए प्राइस को बढ़ा दिया, लेकिन चूंकि आप जानते हो कि प्राइस जैसे ही बढ़ जाता है ना, तो जो बेचने वाला आदमी है ना, उसकी वस्तु का कीमत ज़्यादा मिल रहा है तो बेचने वाला आदमी और भी ज़्यादा बेचना चाहेगा कि और लाओ और बेचते हैं, तो प्राइस ज़्यादा मिल रहा है इसलिए सप्लाई बढ़ा देगा वो। और कितना बढ़ा दिया है? तो डेटा में कहा है 6%, तो इधर थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मूल्य में मात्र 5% दिखाना था इसलिए गैप हमने कम रखा है और पूर्ति में गैप ज़्यादा रखा है। अब तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। आओ जाओ, अब हमें यहाँ पर लिख देना पड़ेगा Q2। तो देखिए पहले का पॉइंट और बाद वाला ये पॉइंट दोनों को आपस में मिलाइए ज़रा, ये बन गया आपका पूर्ति की रेखा और इसका आप नाम भी दे सकते हैं SS। पीछे देखो डिमांड कर्व था, तो डिमांड कर्व के बारे में आप लिख देना यहाँ पर DD, ये और ज़्यादा बेस्ट हो जाता है चीज़ें। ठीक है, आ जाओ भाई। तो ये हो गया आपके लिए। अब प्राइस बढ़ते हुए दिखाना है 5%, तो आप यहाँ पर नोट कर दो 5% बढ़ते हुए है तो पॉजिटिव साइन दे दो। सप्लाई बढ़ते हुए 6%, तो इधर लिख दो 6% और प्लस का साइन दे दो। समझ आ गया? डायग्राम कितने सुंदरता के साथ बन चुका है। तो सब्जेक्टिव में पूछता है तो पूरा प्रोसेस करना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो रफ में ही लगाना फॉर्मूला और डायरेक्ट दोनों को डिवाइड करके आंसर बता देना। ठीक है, तो फिलहाल हमारा आंसर कितना आ चुका है? 1.2 आ चुका है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% वृद्धि हो जाती है, कीमत में 60% वृद्धि, ओहो ये तो क्वेश्चन आपका जो है वो ठीक है, बढ़िया है। 60% कीमत में वृद्धि हुई, पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हुई, ऐसी वस्तु की लोच क्या होगी? अच्छा यहाँ पर नाम पूछ रहा आपसे। अब देखो जरा ध्यान से, प्रोसेस क्या करने वाले हैं पहले इस चीज पर फोकस करो, फिर नाम वगैरह तो डिटेल में बताते हैं आपको। और ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, 2025 में दिया था। ठीक है जी, लिखो यहाँ पर कि क्या क्या दिया है। तो सबसे पहला चीज दिया हुआ है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो कि है 60, और पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया है? तो लिख दो डेल्टा Q इक्वल टू 5, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू व्हाट, और लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं कि। देखिए ये सब फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, तो यहाँ पर लिख दो ES बराबर डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%।
इतना काम कर लिया। अब देखिए डेल्टा क्यू परसेंट मतलब पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन केवल 5 है, केवल 5, और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन है 60। तो इसका मतलब पूर्ति में तो कम परिवर्तन हुआ। डायरेक्टली नाम देख करके बता सकते हैं बेरोजगार पूर्ति है ये, लेकिन पूरा प्रोसेस को समझ लो। यहां पर हमने आगे बढ़ना है थोड़ा सा, ये लो जी प्रोसेस आगे बढ़ाइए। तो यहां पर लिखना पड़ेगा 5 एकम 5 और ये 12 कट जाएगा ना, 12 एकम 12 सॉरी 5 एकम 5 और 12 पचे 60 ऐसे कर दोगे। क्लियर है? 1/12 बोल सकते हैं ना, 1/12 बोल सकते हैं ना, रहने देते हैं इसको 1/12। अब बताइए 1/12 का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर 12 है, 0 बार में तो पहले इसको दे दो दशमलव, सॉरी यहाँ पर दशमलव आएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर 0 टाइम्स में ही दोगे तो आपके पास पूरा होल वैल्यू 0 ही रहेगा। फिर 10 आ गया, दशमलव के बदले 0। अब कितने बार में दे सकते हो, 12 × 96, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर आप देख रहे होगे 4 आया, दशमलव के बदले फिर से 0 लगेगा, 8 पचे 40 सॉरी 12 पचे 60 हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाता है, 12 तिया 36, यहाँ पर आप कर दीजिए, फिर से आता रहेगा। तो 0.83 आ गया, क्या आ गया 0.83, 0.083। अब ये क्या आया है आप बताओ, इसमें बातें क्या आई है। तो आप यहाँ पर लिखोगे ES का वैल्यू हमारा 0.083 आया, मतलब ES का वैल्यू लेस देन 1 आया, 1 से काफ़ी ज़्यादा कम आया है, काफ़ी कम आया 1 से। तो आप इसको बोलेंगे बेलोचदार पूर्ति या फिर इनइलास्टिक सप्लाई, ठीक है। बेलोचदार पूर्ति बोल दो या फिर इसी का नाम है कम लोचदार पूर्ति, क्योंकि पूर्ति में कम परिवर्तन हुआ था ना, कम लोचदार, इसी को बोलते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई, लेस इलास्टिक सप्लाई, ठीक है जी, लेस इलास्टिक सप्लाई। हो गया काम ये पूरा। अब देखो ध्यान से जरा, सर इसमें डायग्राम बनाएंगे क्या? हाँ, डायग्राम आप बनाना सीख गए हो, डायग्राम आप प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, मूल्य रख दियो वाई एक्सिस पर, पूर्ति की मात्रा रख दियो एक्स एक्सिस पर, ठीक है जी। अब क्या करोगे, लो अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप प्राइस के लिए दिखा दो कि यहाँ पर हमारा प्राइस होगा, हो सकता है यहाँ पर सप्लाई होगा, ये भी बता दो। अब आपको काम करने हैं, पहले का प्राइस, पहले का सप्लाई, सब कुछ बता दिया। अब डेटा के हिसाब से जाइए, डेटा में क्या बोला था, कीमत में 60% की वृद्धि, वृद्धि करते हुए दिखाना है ना। तो पहले का कीमत ये था, 60% बढ़ा दीजिए कीमत। अपने अंदाज के बेसिस पर सोच करके देखो कि मान लो इतना गैप ले लिया हमने 60% के लिए, ठीक है, कीमत हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, P1 से कर दिया P2। देखो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पर चौड़ा सा स्पेस रखा हुआ है, पूर्ति भी बढ़ेगा उसकी वजह से, लेकिन पूर्ति केवल और केवल 5% बढ़ा है। तो हमने यहाँ पर कर दिया Q1 से Q2, पूर्ति को इधर बढ़ा दिया, लेकिन केवल कितना, तो केवल 5%। अगर इधर हमारा प्राइस बढ़ा था तो केवल कितना, सॉरी केवल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, 60%। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ और यहाँ पर आपस में मैच कर दीजिए, दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा SS, पूर्ति की रेखा बन करके हो गया तैयार। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब जो कि आप देख रहे हो, इसका नाम हमने दिया है बेलोचदार पूर्ति या फिर कम लोचदार पूर्ति। तो ऑप्शन हमारा C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब कोस्ट से रिलेटेड एक जो फॉर्मूला है यहाँ पर, उसको मैं पहले आपको डिटेल करता हूँ, ध्यान से देखोगे। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर अभी तक तो ऐसा डिफिकल्ट वाला कुछ नहीं देखा गया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 1 पूछेगा। जब भी आपको ये फॉर्मूला पूछ रहा है कि TFC यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर होता है, तो ये टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। देखो जरा कैसे,
जब भी हम उत्पादन करते हैं तो कुछ आता है फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे रेंट वगैरह फिक्स्ड आते हैं, कंपनी में टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको फिक्स्ड सैलरीज आता है, तो ये सब चीज़ें फिक्स्ड कॉस्ट के तौर पर गिना जाता है। लेकिन जो कच्चे माल पर खर्च है, बिजली पर खर्च है, और जो टेम्पोरली लेबर पर है ना, टेम्पोरली लेबर पर पैसे खर्च होते हैं, वो खर्चे भी यहाँ पर परिवर्तनशील लागत के तौर पर काउंट किया जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट के साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाता है। अब फिक्स्ड कॉस्ट कई तरह के हैं, जैसे रेंट पर खर्चे वो भी फिक्स्ड कॉस्ट, टॉप मैनेजमेंट के लोगों को सैलरी वो भी फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऐसे कई सारे स्थिर लागत आते हैं और सबको जोड़ने पर बन जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे रॉ मटेरियल पर खर्च वो भी वेरिएबल कॉस्ट, लेबर को दिया गया मजदूरी वो भी वेरिएबल कॉस्ट, ईंधन पर खर्च वो भी वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह के आपके फॉर्मूले बन गए कि टीएफसी प्लस टीबीसी दोनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा टोटल कॉस्ट। अब यहीं से अन्य तरह के फॉर्मूले आप निकाल लेना कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट में से घटा दो केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट को। लेकिन अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल कॉस्ट में से ही फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देना, हो गया काम पूरा। ये तो इजी बन गया, लेकिन इसका एक जुड़वा भाई भी है जहां से आपको सवाल पूछता है फॉर्मूला बेस्ड, तो ये भी मैं आपको करवा देता हूं। जैसे कि एवरेज कॉस्ट इक्वल टू ऐसे ही बनता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर हमें समझ नहीं आएगा तो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। यहां पर क्या किया जाता है, मैं आपको एक बेसिक सी फंडे समझा देता हूं पहले कि एवरेज कॉस्ट आप जब निकालते हो तो अभी कुछ देर पहले ही आपको मैंने प्रोडक्ट के लिए दिखाया एवरेज प्रोडक्ट का, तो उसमें क्या कर रहे थे टोटल प्रोडक्ट को श्रम की इकाई से भाग कर दे रहे थे। यहां पर भी वही काम करना है, टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट को आप परिवर्तनशील साधन की इकाई से भाग कर दीजिए, निकल जाएगा एवरेज कॉस्ट। परिवर्तनशील साधन को यहाँ पर एल से लिखा जाता है जिसको हम श्रम कहते हैं, अन्यथा आप चाहें तो इसको आउटपुट से भी डिवाइड कर सकते हैं। उत्पादन की मात्रा दिया रहे तो उससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि इतना उत्पादन करने पर टोटल कॉस्ट इतना, उत्पादन के हिसाब से भी कर सकते हैं और साधन के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीका आपके पास होता है। तो अगर किसी वस्तु का उत्पादन हमने किया कुछ इकाई और उसमें टोटल खर्चा जो आया तो टोटल खर्चे को उत्पादन की गई मात्रा से भाग कर देंगे तो औसत लागत हमारा निकल जाता है। तो ये तो हो गया बेसिक सा काम। अब वही काम ये आपको यहाँ इसके लिए करना है, इसका मतलब कि टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा एवरेज कॉस्ट। और अगर टीसी और टीएफसी प्लस टीबीसी ये दोनों बात बराबर है, इधर ये दोनों मिल करके और इधर ये अकेला बराबर है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम टीसी को क्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो इन सबको भी तो क्यू से डिवाइड करेंगे, तो वही फॉर्मूला हमारा बन करके आ जाएगा। देखो कैसे लिखे हैं, टीसी यहां पर लिख दिया हमने, टीएफसी प्लस क्या लिखा हमने टीबीसी। अब देखना ध्यान से, अगर हम इसको क्यू से डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल इनको भी क्यू से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर सेपरेशन लगाओ कि टीसी को हमने क्यू से डिवाइड कर दिया बन गया एसी एवरेज कॉस्ट, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कुल स्थिर लागत को क्यू से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस में अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर देंगे तो टोटल वाला कॉस्ट क्या बन जाएगा एवरेज, तो बन जाएगा ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है ना, इतनी सी बात तो क्लियर है ना। मतलब फिक्स वेरिएबल की बातें तो वैसा ही रह जाएगा फिक्स वेरिएबल, लेकिन जो टीसी था वो बन गया एसी, टीसी था बन गया एसी, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि टीसी डिवाइड किया क्यू से तो बन गया था एसी। सही बात है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन सवाल बन सकते हैं ऐसे, एएफसी पूछ लेगा तो बना देना, एसी में से माइनस कर देना ए भी सी, ठीक है। और अगर तुम्हें सवाल करता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो तो इस एवरेज कॉस्ट में से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देना। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इधर वाले भी और इधर वाले भी। तो बेसिकली यहाँ पर एक मेन फॉर्मूला यहाँ पर है और दूसरा मेन फॉर्मूला यहाँ पर है, एक इसको भी आप मान सकते हो, बट यहाँ पर मैं दो फॉर्मूले कह रहा हूँ, कंपलसरी ये चीजें आपसे सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेंगे आपके, ठीक है जी। तो आइए आगे अब देखते हैं। अब तुम्हारे लिए सवाल ऐसे बन रहा है, देखो एक हमने क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 100 इकाई उत्पादन करने की कुल स्थिर लागत 30 रुपये है ना, तो यहां पर मैं लिखता भी जाता हूं। देखो न्यूमेरिकल हल करने के तरीके यही रहते हैं कि जो कुछ मिल रहा है क्वेश्चन में उसको नोट आप करते जाओ, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर दिया है, क्या दिया है, हमें दे दिया है कुल स्थिर लागत जिसको बोलते हैं
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यही दिया है ना कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, 100 इकाई उत्पादन करने की लागत कितनी आई है? स्थिर लागत हमारा है 30 रुपये। उत्पादन की मात्रा भी बोल रहा है कि हमारा उत्पादन की मात्रा है 100 इकाई, ये भी बात सही है। औसत परिवर्तित लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपये है, तो कुल लागत कितनी होगी? लो, सवाल कहाँ कहाँ घुमा रहा है देख रहे हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा अभी। ये कह रहा है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 3 है, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितना होगा? तो क्या ये डायरेक्टली फाइंड किया जा सकता है? नहीं, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। देखो कैसे, आप मेरी बात को समझो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया है, इससे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी सर, अभी तो आपने फॉर्मूला बताया। कैसे मैंने बताया था? यहाँ पर देखोगे, हमने ये कहा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर देंगे तो बन जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके, एबीसी बराबर क्या हो गया? टीबीसी डिवाइडेड बाई क्यू। वही बात कह रहे हैं आपसे, एबीसी बराबर क्या हो गया? टीबीसी डिवाइडेड बाई क्यू। और अगर हमें एबीसी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तो क्या टीसी निकल सकता है क्या? हाँ जी सर, निकल जाएगा। कैसे? ए भी सी इंटू क्यू कर देंगे तो निकल जाएगा टी भी सी। और टीएफसी तो हमको पहले से ही दिया हुआ था इसमें, है ना, इस सवाल के लिए कह रहे हैं। तो यहां पर जरा ध्यान देना, हम क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे, हम जानते हैं कि, क्या लिख दिया हमने? हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो निकलता है कैसे है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना, इनटू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्यू करने से, है ना। क्योंकि मेन फॉर्मूला क्या था? मेन फॉर्मूला ये था कि टी भी सी डिवाइडेड बाई क्यू करते हैं तो निकल जाता है ए भी सी, ये निकलता है ना। तो अगर क्यू और ए बी सी को मल्टीप्लाई किया जाए तो टी बी सी नहीं निकलेगा। तो वही तो लिखा है मैंने कि ए बी सी को क्यू सी गुना कर देंगे, औसत परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से गुना कर देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। तो टीबीसी निकल जाएगा और टीएफसी तो हमको पहले से दिया है। तो देखो जरा, ए भी सी हमारा जो है वो 3 दिया हुआ है और उत्पादन की मात्रा कितना है? 100 इकाई। तो टीवीसी हमारा निकल गया 300। और ध्यान से सुनो, अब हमें टोटल कॉस्ट बराबर पता करना था ना, तो लिख दीजिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टीएफसी तो हमारा 30 था और टीवीसी हमारा निकल गया है 300, तो दोनों को ऐड कर देंगे लास्ट में तो बन जाएगा 330। ये क्या बन गया? टोटल कॉस्ट। लो जी लो, ये हो चुका है हल पूरी तरीके से। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट करके आपसे बात करूँगा कि ये फॉर्मूले आपको कंपल्सरली फोकस करना ही होगा, प्लस में ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने ही होंगे। ठीक है जी, फॉर्मूले का तो कुछ नहीं कर सकता, फॉर्मूले को समझने हैं कि कैसे कहाँ अप्लाई होना होता है। तो लीजिए, हर एक सवाल का जवाब आपको मैं दे चुका हूँ। ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के थे आपके लिए, ठीक है जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था शुरू में, बट आप बना लोगे अब। तो यहाँ सही जवाब हमारे पास निकल चुका है क्या? हाँ, 330 निकल चुका है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि कुल आगम यहाँ पर है 1 लाख रुपए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अमाउंट बड़ा हो छोटा हो काम इजी होता है। देखो कैसे, 20,000 इकाई बेचा जाता है, मतलब 20,000 इकाई बेच करके कुल आगम मतलब टोटल रेवेन्यू, है ना, 1 लाख रुपए है। जब कह रहा है कि 20,000 इकाई, है ना, बेचा गया, देन आपको फाइंड करने हैं औसत आगम, मतलब एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? क्या होगा एवरेज रेवेन्यू? तो इसके लिए हमें क्या करने हैं, देखो सबसे पहले लिखना क्या क्या दिया है। तो दिया है टोटल रेवेन्यू मतलब टीआर, कितना दिया हुआ है? ये दे दिया है यहाँ पर 1 लाख रुपए। ठीक है जी, और जब उत्पादन की बेची गई मात्रा, आउटपुट कितना बेचा है? तो 20,000 इकाई बेचा है।
तो एवरेज रेवेन्यू तो बहुत आसान सा सवाल पूछा है कि क्या होगा। इसके लिए पहला स्टेप हमने कर लिया कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था। दूसरा स्टेप वही बात कि हमें फॉर्मूले पता हैं तो लिख देना वी नो दैट। कौन से फॉर्मूले पता हैं? एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ये फॉर्मूले होते हैं औसत आगम निकालने के लिए। मतलब एक दुकानदार है जिसने बेचा है कितनी इकाई, तो 20,000 इकाई उसने सेल कर दिया है कोई भी इकाई और कोई भी वस्तु 20,000 इकाई बेचा, तो 20,000 इकाई बेच करके उसने टोटल कमाई यानी कि टोटल रेवेन्यू जनरेट किया 1,00,000 रुपए। समझ गए हो? अब यहाँ पर आपको फाइंड करने बोला है एवरेज रेवेन्यू की औसतन एक इकाई से वो कितना कमा रहा है। टोटल 20,000 इकाई बेच करके तो 1,00,000 रुपए कमा लिया, लेकिन एक इकाई बेच करके कितना कमाया है, तो इसके लिए आप शून्य शून्य कैंसिल कर दो। तो ऊपर से 2 शून्य, 3 शून्य, नीचे भी 3 शून्य, 4, नीचे भी 4। मतलब सीधा देखो 10 को 2 से भाग करने हैं तो हमारा यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ चुका है 5। मतलब एक इकाई से उसने जो वो 5 रुपये कमाई किया है। कम से कम एक इकाई बेच करके उसने 5 रुपये की कमाई किया है। इस बात को आप समझ गए हो? क्लियर? तो यहाँ पर ऐसे ही इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। इसमें बताइए कोई जान है? ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं तो क्या इस क्वेश्चन में कोई जान है? और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए जैसे क्वेश्चंस हैं। अब देखो कह रहे कि एक विक्रेता को 6 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 50 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी। भैया मात्रा कितना बेचा है, मूल्य कितना है, पता तो चल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि एक विक्रेता 6 रुपये प्रति इकाई पर, कीमत तो दे दिया 6 इकाई और 50 इकाई उसने बेचा, तो मान लो ये कलम है 6 रुपये के हिसाब से। अब तूने 50 कलम बेचा, कितना कमाओगे बताओ? वीडियो को पॉज करो और आंसर कर दो, चैट में लिख देना। वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप आंसर कर दो, ठीक है जी। देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सबसे पहले क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन है। तो मूल्य की अगर बात करें तो 6 रुपये प्रति इकाई। किसी वस्तु की बेची गई मात्रा क्यों बोलते हैं इसको, कितना बेचा है 50 इकाई। निकालने क्या बोला है, कुल आगम मतलब टोटल रेवेन्यू। क्या बोला है, व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ सेलर फ्रॉम सेलिंग 50 यूनिट्स ऑफ एन आइटम एट द प्राइस ऑफ 6 रुपीज पर यूनिट। 6 रुपीज पर यूनिट में 50 इकाई सेल किया, तो टोटल रेवेन्यू कह रहा है कि क्या होगा। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, इसके लिए हमने पहला स्टेप कर लिया। अब लिखते हैं विनोदाइट। हम जानते हैं लिखना जरूरी है, आप लिखोगे एग्जाम में, कोई भी स्टेप मत छोड़ना, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, 100% गारंटी है। प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दीजिए, ये मेन फॉर्मूला है आपके कैलकुलेशन का। तो इसलिए मैं इस पर घेरा डालो डेरा डालो वाला काम कर रहा हूँ। फिर आप क्या करोगे जी, टोटल रेवेन्यू, प्राइस कितना है 6 रुपया, बेची गई मात्रा 50 इकाई, तो 5 को 6 से सीधा गुना कर दो, 6 पचे 30 और एक शून्य और लगा दो, हो गया आंसर। मतलब यहाँ पर 6 पचे 30 आ गया और एक शून्य है तो शून्य लगा दिया, हो गया टोटल रेवेन्यू 300। यही निकला टोटल रेवेन्यू 300। बताइए इतना सरल सा क्वेश्चन पूछ दे 3 नंबर का, छोड़ करके मत आ जाना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, सिंपल होते हैं जी, ठीक है। बच्चों को हराने के लिए नहीं, बच्चों को समझाने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन देख करके पता चल रहा है कि डिफिकल्ट लेवल के कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं दिया जाता। अब देखोगे कुल लाभ कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूले क्या हैं, कुल लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, इसमें से कुल आगम यानी कि कुल कमाई आपने कितना किया और उन वस्तुओं की बेची गई जो मात्रा थी, उन वस्तुओं को उत्पादन करने में कुल लागत कितना आया था। इसको हम दूसरे तरीके से भी नोट करते हैं। टोटल प्रॉफिट को आप यहाँ पर पाई से डिनोट कर सकते हो, लेकिन पाई का वैल्यू मत पुट करने लगना, सिर्फ इंडिकेट करने का तरीका होता है, नहीं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका होता है टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आगम माइनस में कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है जी।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आप बेची गई मात्रा देख रहे हैं 5, ठीक है, 5 इकाई बेचा, तो उस वक़्त कुल आगम यानी कि टोटल कमाई हो गया है मान लिए 1000, और उन 5 वस्तुओं के उत्पादन की टोटल कॉस्ट जो आया था वो मान लीजिए कि यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए कि है 450 रुपये, या फिर टोटल मान लेते हैं हमने 600 रुपये मान लिया कॉस्ट आया। कितना आया? 600 रुपये। ठीक है जी। तो जरा इस पर सॉल्व करिए तो निकल जाएगा कितना प्रॉफिट आपका। प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का तरीका टी आर माइनस क्या लिखोगे? टी सी। 1000 रुपये टोटल रेवेन्यू जनरेट किया 5 इकाई बेच करके, लेकिन 5 इकाई उत्पादन करने की जो लागत है वो तो 600 रुपया है। तो प्रॉफिट उसने कितना कमाया? 400 रुपया प्रॉफिट कमा लिया। ये यहाँ पर प्रॉफिट का शुद्ध फॉर्मूले आपको लिख करके मैंने दे दिए, मैंने समझा भी दिए कैलकुलेशन करके, एग्जाम्पल दे करके, जैसे भी आपको चाहिए, जैसे चाहिए मैंने आपको हर एक बात दे दिया है। आ जाओ जी आगे समझते हैं अब हम लोग। ये तो फॉर्मूला सही हो गया। अगला आते हैं। यदि कह रहा है कि मांग, ये क्वेश्चन VVI होता है, आजकल ऐसे सवाल पूछे जाने लगे हैं ज़्यादातर। लगता है कि जैसे बच्चे को समझ में नहीं आता इसलिए ऐसे तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और अच्छी बात है, पूछना चाहिए। कह रहा है कि मांग वक्र जो है ऐसे दिया हुआ है। अब मांग वक्र पता करने का भी तरीका हमारे पास है कि मांग और मूल्य में कैसा संबंध होता है, विपरीत। तो मांग वाले समीकरण में देखना कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन लगा हुआ रहेगा पक्का, और सप्लाई वाले में देखना पॉजिटिव साइन लगा रहेगा। तो इससे भी पकड़ सकते हो आप, नेगेटिव पॉजिटिव से भी, क्योंकि मूल्य और पूर्ति में सीधा संबंध होता है पूर्ति के नियम के अनुसार, मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है मांग के नियम के अनुसार। अब दोनों आपको इक्वेशन दे दिया है, कह रहा है कि संतुलन मूल्य और संतुलन मांग। देखना, मांग केवल पता करने बोला है, पूर्ति नहीं। हालांकि मैं दोनों आपको दिखा सकता हूं, आइए धीरे धीरे करके देखें। कह रहा है कि इफ द डिमांड कर्व इज, है ना, दिया हुआ 400 माइनस 2p एंड सप्लाई कर्व s इक्वल टू 100 प्लस p, देन द इक्विलिब्रियम प्राइस पता करना है और टोटल डिमांड पता कर लेना है क्या होगा। सप्लाई पता नहीं करने बोला है, लेकिन मैं आपको सब चीजें देखो एक एक करके समझाता हूं कैसे क्या करने हैं आपको। सबसे पहला काम वही जो हमारा प्रोसीजर रहता है, क्या गिवन है, इसके बिना आगे बढ़ना ही मत, इसके भी नंबर मिलते हैं। तो D इक्वल टू आप लिखोगे कि हमें दिया है 400 माइनस में 2p, S इक्वल टू दिया है 100 प्लस p। अब ये है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, मान लेना कि समीकरण 1 समीकरण 2। अब आपको क्या रहा है ना, कह रहा है क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि संतुलन मूल्य, संतुलन मूल्य क्या होगा, मतलब P, आप यहां पर इंडिकेट करोगे P से, संतुलन मूल्य को P से क्या होगा। और मांग पूछ रहा है, मांग की मात्रा, टोटल डिमांड पूछ रहा है क्या होगा, इसको D से डिनोट कर दो आप, क्या होगा। आइए दोनों चीजों को एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहला काम हमने कर दिया, क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। अब फॉर्मूले क्या लगाने हैं, लिखना है कि समीकरण ऐसे लिख दो, संतुलन बिंदु पर, संतुलन बिंदु पर, है ना, क्या होता है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है। लिख दिया। अब लिखो, अब समीकरण 1 और 2 से क्या करने हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या करने हैं, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है ना इक्विलिब्रियम पर, जहां मांग और पूर्ति दोनों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहीं पर मूल्य निर्धारित होता है जिसको संतुलन मूल्य या फिर बाजार मूल्य कह देते हैं। अब देखोगे तो डिमांड का समीकरण कितना दिया है, डिमांड का समीकरण दिया हुआ है 400 माइनस में 2p, और सप्लाई वाला समीकरण दिया है 100 प्लस में p वाला वैल्यू एक साथ में कर दो और जो नॉमेरिकल वैल्यू उसको एक साथ में कर दो, है ना। तो हमने क्या करा, देखो 400 यहाँ पर तो था, बराबर के उस साइड में जो 100 है बराबर के इस साइड में ले आते हैं, मतलब राइट साइड में था उसको लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाते हैं, तो माइनस में आ जाएगा 100। और यहाँ पर p तो वैल्यू पहले से ही था, अब इसमें भी p लगा हुआ है जो कि लेफ्ट साइड में है, उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, चूंकि 2p यहाँ पर माइनस में है, उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा 2p।
क्लियर है। अब दोनों के यहाँ पर इक्वेट करिए बढ़िया तरीके से, तो 300 आ चुका है और यहाँ पर कितना आ गया, तो P, 1P और 2P जोड़ करके हो गया 3P। ठीक है, अब यहाँ पर आप बता दो, अगली बार एक बात बताओ कि यहाँ पर P देखो कॉफिशिएंट में है, डिवाइड कर दोगे तो हाँ जी 300 को भाग कर दो 3 से, P का वैल्यू निकल जाएगा 100, तो प्राइस तो निकल गया हमारा 100, संतुलन मूल्य निकल चुका है। यही है संतुलन मूल्य। क्या है ये? संतुलन मूल्य। यहाँ पर लिखना चाहते हो लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था निकाल लेना, आपने निकाल दिया तो लिख भी देना कि संतुलन मूल्य हमने फाइंड कर लिया भैया, यही संतुलन मूल्य है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर वेट करता रहे कि संतुलन मूल्य कहाँ निकाला, लिख देना। मान के चलना कि बेवकूफ़ है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता है, मान लेना ठीक है, लेकिन गलती करोगे तो उसको सब आता है। तो देखिए अब हमें क्या करना होगा, मांग की मात्रा पता करना होगा, तो लिख दो यहाँ पर अब, है ना। अब मांग बराबर आप जानते हो समीकरण क्या दे रखा है, D = 400 माइनस में कितना 2P, यही दिया है। ठीक है, तो मांग अब समीकरण 1 से ले लीजिए, 1 से यहां पर क्या करना, 400 माइनस में क्या करो 2 और P = कितना निकला था 100। इसको थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूं, ये लो। अब हमारा यहाँ पर 400 मांग का समीकरण था, ये दोनों मल्टीप्लाई करो आपस में, 200 आ गया, और अगर 400 को माइनस कर दो 200 से तो कितना आ जाएगा आपके पास, वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ना 200। तो लीजिए मांग की मात्रा भी हमने कैलकुलेट करके दे दिया आपको 200। यही तो चाहिए था, इतना ही चाहिए था। ये थोड़ा सा सवाल है ज़बरदस्त लेवल का, ये से सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। अब देखो जो पहला निकला वो प्राइस निकला, दूसरा निकला वो डिमांड निकला, तो प्राइस तो 100 था, बिल्कुल बात सही है, मांग की मात्रा यहाँ पर 200 निकला है, तो 100 और 200 ये बात करेक्ट हो गया। लेकिन सर सप्लाई वाला कैसे निकालेंगे, देखो जिस प्रकार से मैंने डिमांड निकाला, डिमांड के समीकरण पर रख करके, मांग का समीकरण ये था ना, यहाँ पर जो P का वैल्यू 100 निकला था वो केवल मैंने पुट कर दिया इसमें, देखो P के जगह पर 100 रख दिया मूल्य, तो यहाँ पर हमारा डिमांड निकल चुका है। ऐसे ही समीकरण के लिए आप जाओगे यहाँ पर, तो इसका भी वैल्यू वो करना है काम, खुद ही सोचो ना, 100 यहाँ पर और P का वैल्यू भी 100, ये भी कितना निकलेगा 200। क्यों? क्योंकि संतुलन मूल्य पर हमने लिखा था यहाँ पर, संतुलन बिंदु पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, तो प्रूफ भी तो हो गया कि हमारा पहले से ही 100 है और P का वैल्यू भी 100 निकला है, तो 100 + 100 200 हो जाएगा सप्लाई, मतलब डिमांड के बराबर ही निकलेगा। क्लियर ना? चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर में। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हम लोग राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, ये सब सारे टर्म्स पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो शुरुआत में इसके कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, खतरनाक लेवल के हैं, मस्त हैं। कह रहे कि यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जो है वो दिया हुआ है 2000 रुपये, जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद दिया हुआ है 1000, पहले कितना था 1000, बाद में कितना हो गया 2000, मतलब यहाँ पर वृद्धि तो देखा गया है, ठीक है, जीडीपी में वृद्धि तो देखा गया। तो कह रहा है कि ऐसी स्थिति में अवस्थितिक है, बताइए कितना है। इफ द जीडीपी एट करेंट प्राइसेस इज 2000, अभी जो है 2000 हो चुका है, वाइल द जीडीपी इन द बेस ईयर, यानी कि बहुत पहले 1000 हुआ करता था, अब ये 2000 है, देन डिफ्लेशनरी इफेक्ट क्या होगा। यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करने हैं मैं दिखाता हूं, आप कैलकुलेट करोगे डिफ्लेटर, ठीक है जी, डिफ्लेटर कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए लिखोगे प्राइस, है ना, ये ऐसे लिख दो, क्योंकि ये दिया हुआ है जीडीपी के रूप में, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस चालू कीमतों पर, ठीक है जी, चालू मूल्यों पर क्या दिया हुआ है, वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पर, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ इस बार, ठीक है, हालांकि दोनों मीडियम में लिखा हुआ है अब देखो, यदि वर्तमान की कीमत सकल घरेलू उत्पाद इतना है, तो लिख देना वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर आएगा पूरी बात जो मैंने इंग्लिश से लिखा है, जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, उसका मीनिंग यही है
वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी से लिख दोगे इतना। अब नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिख देना जीडीपी एट, क्या लिखोगे, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइसेस लिख देना। और ऊपर में भी ऐसे ही चेंज करते हैं, करंट ईयर प्राइसेस, पूरी बात लिखते हैं सुंदरता के साथ। अब चूंकि हमें डिफ्लेटर जानने होते हैं परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है जी। अब देखिए जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस, तो वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है कितना, 2000, लिख दो जी 2000। और आधार वर्ष पर सकल घरेलू उत्पाद कितना है, 1000, मतलब जो पहले से तय रहता है वो नीचे लिखा जाता है। आधार वर्ष मतलब पुराना वाला वर्ष, ठीक है, पुराना वाला वर्ष का 1000 दिया हुआ था। अब यहां पर कैंसिल करिए जो पॉसिबल है, 2 शून्य यहां पर, 2 शून्य यहां पर कैंसिल हो गया। अब 2000 को 10 से भाग कर दीजिए, तो इसका मतलब 1 शून्य यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो सीधी बात आप लिख सकते हो, चाहो तो यहां पर ये बात बता सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा आ गया ये 200 ही आएगा ना, हाँ। तो यहां पर देखा आपने 200 ये आ चुका है, लेकिन चूंकि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वो चीज़ें किया हुआ है हमने, तो इसलिए यहाँ पर परसेंटेज में नोट कर देना। तो इसको बोलते हैं डिफ्लेटर, है ना, इसी को बोलते हैं डिफ्लेशनरी इफेक्ट। तो ये लिख देना। सही जवाब कहाँ आ चुका है आपका, 200, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बताइए। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी जान दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी जान दिखाई दे रहा है ना, कोई भी जान नहीं है क्वेश्चन के अंदर में, लेकिन ऐसे सवाल 3-3 नंबर के आ रहे हैं भैया आपके। बताओ, ये सवाल यूपी बोर्ड के अंदर ही 2022 में पूछा गया, और क्वेश्चन क्या पूछा है देखना जरा। कह रहा है कि निम्न समंकों से राष्ट्रीय आय गणना करिए, ज्ञात करिए, फाइंड आउट द नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या गिवन है आपके। अब डेटा देखोगे तो वेजेस दिया है ना, सैलरी दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, किराया दिया, लाभ दिया है। आपको हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक मास्टर कंसेप्ट बताते हैं, जिसके जरिए आपको हर सवाल बन जाएगा। किसी भी तरह के जो आपके लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस लेवल के हर एक सवाल बन जाएंगे, क्योंकि इसके एक बेसिक से फंडे होते हैं भाई। ध्यान से समझ लो हमारे पास मैं क्या बताने जा रहा हूं अभी आपको। मैं यहां पर सॉल्यूशन दे दूंगा, उससे पहले मैं आपको चाहता हूं एक बेसिक सा फंडा देना। जब भी कभी आपसे पूछा जाए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करिए, आपको ध्यान रखना है 3 बातें। पहली बात कि आपने सरप्लस, है ना, या फिर बोल दो यहां पर क्या बोल सकते हैं इसको, इंप्लॉय को कितना पैसे मिले हुए हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। या फिर मैं एक फॉर्मूला ही लिख देता हूं आपके लिए, मैं एक फॉर्मूला ही लिख देता हूं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोल दो इसको। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहने का मतलब कोई भी कर्मचारी है, कहीं पर भी काम कर रहा है, उसको कितने वेतन, मजदूरी, ये सब चीजें मिल रही है। ये दोनों चीजें मैंने जो बात किया, मजदूरी हो, सैलरी हो, ठीक है, ये सब आपके पीएफ हो, ये सब सारा आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ जाएगा, क्योंकि कहीं कोई व्यक्ति काम करता है तभी तो उसको पैसे मिलते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के तौर पर लिख दिया। फिर आप लिखोगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है सर, जैसे रेंट आपको बात करें, इंटरेस्ट बात करें, तो ये सब चीजें आपके यहाँ पर कैलकुलेट होंगे, साथ साथ में प्रॉफिट भी शामिल किया जाएगा। ओके। अब लाभ 3 तरह के होते हैं, निगम कर लाभ हो सकता है, डिविडेंड से हो सकता है प्रॉफिट हो जाए वहां पे, ये चीजें यहाँ पर, या फिर अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन रूपों में भी दिया रहेगा, तब भी यहीं पर काउंट होगा। मैं दिखाऊंगा अभी खोल करके एक एक चीजें, एक एक चीजें यहां से मैं ओपन करने वाला हूं। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद एक जरूरी बात है, मिक्स्ड इनकम। क्या लिखोगे, मिक्स्ड इनकम। हो गया बात साफ। देखो कैसे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर में डायरेक्ट आपको पहचानना नहीं आता है, तब मैं बता रहा हूं। यहां पर पहली बात लिखा रह सकता है कि कितना हमें जो हो वो क्या मिला, हमें कितनी जो है वो कमाई हुई है, या फिर कितना हमें मजदूरी मिला है। तो मजदूरी लिख दो आप इसको, मजदूरी यानी कि मेहनत का पैसा ही हमारा। मेहनत का पैसा हो सकता है ना दिया रहे, तो दूसरा आपको जो है यहाँ पर स्पष्टता के साथ रहेगा, हो सकता है दिया रहे वेतन, ठीक है जी, हो सकता है दिया रहे पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, इसको लिखा जाएगा भविष्य निधि, घबराना मत, भविष्य निधि। देखो ये सैलरी का ही एक हिस्सा होता है जो कट कट करके जमा होते रहते हैं, ठीक है जी। तो
पीएफ के रूप में भी ये चीज़ें आ सकती है, ये आपकी सैलरी ही होती है एक तरह का। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में हम बात कर सकते हैं यहाँ पर रेंट का, यानी कि लगान। दूसरा हम बात कर सकते हैं ब्याज का, हम बात कर सकते हैं लाभ का, लाभ, ये सब यहां पर काउंट होंगे, ठीक है। लेकिन इसी लाभ की अगर हम बात करें तो ये लाभ आया है तीन तरह की अलग अलग बातों से। पहली बात क्या आया है? पहली बात आप लिख सकते हो सीधे तौर पर लाभांश, लाभांश, ठीक है जी। दूसरा आप यहां पर लिख सकते हो अवितरित लाभ या वितरित लाभ। और तीसरा आप जरूर लिखना निगम लाभ कर, यानी कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो लाभ की जब भी बातें ना दिया रहे तो ये तीनों दिया रहेगा, तो तीनों जोड़ करके लाभ निकाल लेना, ठीक है, समझ आ गया। अब मिश्रित आय किसकी होती है? तो मिक्स्ड इनकम होता है स्वरोजगार में लगे हुए इंसान का। जब कह देगा स्वरोजगार से प्राप्त आय, ऐसा लिख देगा, आप समझ जाना वो मिश्रित आय ही दिया हुआ है। स्वरोजगार, स्वरोजगार से प्राप्त आय। अब इतनी सी बात तो पता कर ही लोगे, सेल्फ एम्प्लॉयड में जो व्यक्ति होता है उसकी खुद की कमाई मिक्स्ड इनकम मानी जाती है, क्योंकि वो मेहनत भी कर रहा है वहां पर, तो उसकी मजदूरी है, सैलरी है, जो भी समझ लो, प्लस में अपनी ही पूंजी लगाए तो उसका खुद का ब्याज भी वहां से आ रहा है एक तरीके से। खुद का बिल्डिंग या फिर वहां पर खुद की जमीन है तो वहां पर रेंट तो पे नहीं करना पड़ रहा, बट उसको सारा कुछ मिला करके जो कमाई हो रहा है प्रॉफिट के रूप में, कमाई के रूप में, वो तो मिक्स्ड इनकम ही है, क्योंकि रेंट से भी वो खुद ही कमाया, अपनी पूंजी लगा के खुद ही कमाया, अपनी मेहनत करके खुद ही कमाया, सब उसका खुद का ही लगा हुआ है, इसलिए वो मिक्स्ड इनकम बन जाता है। तो यहां पर अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कहा जाए, ये तो आय विधि ही है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आय विधि, ठीक है जी। आय विधि से ही आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जा रहा है, मैं बार बार इस चीज को नोटिस कर रहा हूं। तो इनकम मेथड का हमने आपको एक मास्टर कंसेप्ट दे दिया, कोई भी सवाल अब आपके नहीं छूटने वाले हैं, गारंटेड है। देखो सर यहां पर एक एक बातें ध्यान से, मजदूरी और वेतन दोनों को कहां लेंगे हम लोग? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के रूप में। लो, राष्ट्रीय आय निकालने के, नेशनल इनकम को एनवाई लिखते हैं ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस में क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस में क्या लिखोगे? मिक्स्ड इनकम। सर हो गया बात साफ। अब मुझे बताओ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कौन कौन से होंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यहां पर मजदूरी और वेतन दोनों चीजें, ये दोनों जोड़ करके बता दो कितना है, 8 और 5 13। तो यहां पर आप कहोगे कि सर हमारे पास पहले आ चुका है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये हो चुका है 8000 प्लस में 5000, क्या इतना कर लोगे? हाँ जी सर। ऑपरेटिंग सरप्लस की बातें करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है ब्याज, किराया और लाभ, तीनों को ऐड कर दोगे? हाँ सर तीनों एक साथ में आ जाएगा। तो आ जाओ भाई, 1000 प्लस में कितना है? 4000 प्लस में कितना है? 2000। क्या इतनी सी बात समझ गए होगे? अब मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है तो मेरी क्या गलती है, उसको जीरो कर दो, है ना। तो आप यहां पर जोड़ दीजिए, कितना हो चुका? 8 और 5 13000 प्लस में यहां पर कितना हो चुका है? 2 और 4 6 और 1 7, यहां पर कर दो 7000। कितना आ चुका है टोटल? ये बातें बताओ। ये आ चुका है 20000। हो गया आपका कैलकुलेशन। ऐसे सवाल अगर पूछे जाएंगे तो क्या अब आपसे सवाल नहीं बनेगा? बताना आप लोग जरूर मुझे चैट सेक्शन के अंदर में, कितने मजेदार तरीके से हर एक फंडे आपको क्लियर करवा रहे हैं। कहीं पर भी तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन तो अब बन जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन जब कभी भी यहाँ पर हम लिख रहे हैं ना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, तो आप एक काम करना, इस फॉर्मूले को तो लिख सकते हो मेनली, लेकिन जो जो चीज़ें जोड़ रहे हो उसका नाम लिख देना, कि मजदूरी, इसके जगह पर लिख देना मजदूरी प्लस वेतन, हो जाएगा ना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर इसकी जगह पर लिख दोगे क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पर ये तीनों लिख देना, ब्याज प्लस किराया प्लस लाभ। और मिश्रित आय की जगह पर मिश्रित आय लिख देना, जीरो रहेगा वो, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने तो अभी डायरेक्टली वैल्यू जोड़ जोड़ करके आपको बता दिए हैं। जब आप लिखोगे तो ये पहले तो जरूर लिखना, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की जगह पर लिख देना नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर में
कि यहाँ पर हमारा मजदूरी भी है ऐसे लिख देना, प्लस में वेतन भी है ऐसे लिख देना, ठीक है, समझ गए होगे। तो ये काम आपको करने होंगे, तब जाकर के पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बट लॉन्ग क्वेश्चन में रहा है क्वेश्चन, और नंबर मिले हैं भैया, नंबर मिले हैं, कटेंगे नहीं। निम्न समंक किसी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, बात समझ में आ गया। इन समंकों के आधार पर उस अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय ज्ञात करिए। चलिए तो देखते हैं, फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था से संबंधित डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, इन डेटा के आधार पर कैलकुलेट करने बोल रहा है नेशनल इनकम ऑफ दैट इकोनॉमिक, उस अर्थव्यवस्था की जो आप राष्ट्रीय आय को पता करिए। ये भी सवाल 2025 का ही है, कोड सहित आपको यहाँ पर मेंशन हमने कर दिया है, ठीक है। देखिए जरा कैसे हल होगा। आपने पहचान कर लिया होगा अब तक कि मजदूरी के अलावा यहाँ पर और कुछ दिया हुआ इनकम के रूप में नहीं, वो मिश्रित है तो बाद की बात है। जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कर रहे थे, वेतन मजदूरी ऐसा कुछ है तो सिर्फ मजदूरी दिया हुआ है, ठीक है। लगान, ब्याज और लाभांश, ये तीनों एक ही में आ जाएंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस है, और फिर मिक्स्ड इनकम बन जाएगा। सवाल क्या, हाँ सर तीनों सब तो जोड़ना है केवल। तो यहाँ पर हर एक बात तुम्हें दे रखा है, हर एक बात तुम्हें दे रखा है, बस तुम्हें ये समझना है कि नेशनल इनकम इक्वल टू होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस में होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस में होता है मिक्स्ड इनकम, ठीक है जी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सर मतलब एक बात केवल, और वो कितना है, एक बात का मीनिंग यहाँ पर है 1000 रुपये, मतलब जो हमने बात किया मजदूरी के रूप में केवल, है ना, वही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिख देना यहाँ पर मजदूरी। प्लस में क्या करोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो तीन बातें आ रहा है, रेंट भी आ रहा है जो कि 400 रुपये है, प्लस 50 रुपये ब्याज है, लिख दो 50, प्लस लिख दो यहाँ पर क्या है, लाभांश कितना है 300, लिख दो लाभांश 300 हमने यहाँ नोट कर दिया, और मिक्स्ड इनकम कितना है 250, सबको जोड़ दीजिए। अब आप मुझे चैट्स में बताना कितना आएगा इसका आंसर। 1000 तो यहाँ पर है, इधर हो गया 3 और 4 7, 750, और इधर हो गया 250, सबको जोड़ दीजिए, जो निकलेगा आप मुझे चैट्स में बताना। ये आपके लिए SW के तौर पर मैंने दे दिया आपको, ठीक है जी, पूरा पूरा हिंट करते हुए दिया है, वैसे नहीं दिया, पूरा हिंट करते हुए हमने जवाब दिया आपको। आगे आ जाओ, कह रहा है कि व्यय विधि से, अब तुम्हें एक्सपेंडिचर मेथड से अगर नेशनल इनकम पूछता है तो कैसे बताओगे, फाइंड आउट द नेशनल इनकम बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का एक ही तो फॉर्मूला होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, सकल पूंजी निर्माण, निर्यात, आयात और मूल्य ह्रास। बात सही है सर, आप जो भी कह रहे हो। यहां पर आपको जीडीपी कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है, यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी। तो जीडीपी में तो डेप्रिसिएशन भी शामिल हो जाता है ना, ये बातें होती है ना। तो आपको क्या करने हैं, यहां पर भी सभी खर्चे को जोड़ लेना है, सब खर्चे ही हैं, सब के सब खर्चे ही हैं। कहोगे सर सकल पूंजी निर्माण ये क्या होता है, देखो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो वो कहलाता है जो फर्मों के द्वारा नई मशीनों या पूंजीगत सामान को खरीदने पर खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स खरीदने पर, मशीनरी खरीदने पर, इक्विपमेंट खरीदने पर। बाकी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया गया खर्च, सरकार भी खर्चे कर रही है, उपभोग व्यय कर रही है, तो इसको भी जोड़ लेंगे क्योंकि सरकार के खर्चे हैं, जनता के कल्याण के लिए सरकार खर्चे करती है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो मैं इसके लिए एक फॉर्मूले जबरदस्त तरीके से आपको बताता हूं, यहीं पर नोट कर देते हैं आपके लिए, पूरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर व्यय विधि से यह सवाल किया हुआ है तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखता हूं मैं व्यय विधि, और व्यय विधि का मीनिंग सीधा सीधा क्या है पता है, अगर हम यहाँ पर बात करें हैं डेटा के अकॉर्डिंग तो एग्रीगेट डिमांड ही आपको पता करने हैं, ठीक है। अब ये असल में नेशनल इनकम भी कहलाता है, तो इसको आप NY बोल दो, NY बराबर हो गया कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ध्यान देना हर एक फंडा यहाँ पर दे दिया है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, डेटा में तो दिया हुआ है, फॉर्मूले में नहीं आ रहा है। अब उसको भी क्या करना है, जीडीपी निकालना है, ऐड करने हैं, ठीक है जी, जीडीपी निकालने के लिए ऐड कर देना है, तो लास्ट में यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लेना, डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लेना। अगर इसी से पूछता एनडीपी तो एनडीपी के लिए इसको माइनस कर देते केवल, समझ आ रहा है, मतलब अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं वो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्पष्टता के साथ, कोई बच्चा कंफ्यूज ना करे। सर जीडीपी है, जीडीपी में हमारा डेप्रिसिएशन जुड़ता है, लेकिन यहीं पर हम अगर लिख देते एनडीपी
तो एनडीपी के लिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। समझ आ रहा है बात हमारी? समझ आ रहा है बात हमारी? जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मान लो एक बार फिर से कि अगर एनडीपी हमें यहाँ पर कह देता कहीं पर भी, तो हम वही बात लिखते कि ये नेशनल इनकम ही है, लेकिन इस बार हमारा ये सब कुछ जोड़ने के बाद यहाँ 3 सेक्टर मॉडल तक आ गया, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जैसे ही लेकर के आ जाते हैं तो 4 सेक्टर मॉडल हो गया, माइनस में मशीनों पर साल भर के अंदर में जो सामान्य टूट फूट आता है उसको हमने यहाँ पर इस बार घटा दिया। तो एनडीपी के लिए डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, और केवल यहाँ तक हम चीज़ें ले रहे हैं तो ये जीडीपी है, डेप्रिसिएशन तक जीडीपी है, समझ गए? लेकिन अगर एनडीपी निकालना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। इतनी सी बात तो ध्यान रखना, क्योंकि दोनों तरीके से सवाल को मोड़ा जा सकता है, ठीक है? अब ये बात आपको क्लियरली हो गया समझ में आ कि सबको क्या करने हैं, जोड़ने हैं। तो सारा ये नाम लिखने के बाद आप उनके वैल्यूज को कैलकुलेट करते जाने जाना। आप चाहे तो लिस्टिंग वाइज जैसे दिया है वैसे ही फिर से कॉपी पर बना करके कैलकुलेट कर देना, ठीक है? फॉर्मूले ये वाला बता देना शुरुआत में। आ जाओ, तो ये भी आपके लिए हमने SW दे दिया। क्या होंगे जवाब? ध्यान से बना लेना। हमें यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेट करने, पहला वाला फॉर्मूला लगा लेना नेशनल इनकम के लिए। आ जाओ जी, थोड़े से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बताइए, यही तो सवाल पूछा था अभी कि खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या होता है। तो व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम ऑफ ओपन इकोनॉमी। तो यहाँ 3 सेक्टर के लिए मैं बातें आपको बताता हूँ, जबरदस्त वाला ध्यान रखना। सबसे पहला फॉर्मूला देखोगे, बंद अर्थव्यवस्था में बात करेंगे, बंद अर्थव्यवस्था में। खुली अर्थव्यवस्था से पहले मैं बंद अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहा हूं। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी। जब हम दूसरे देशों से कोई भी आयात निर्यात नहीं कर रहे हैं तो इकोनॉमी क्या हो जाती है? क्लोज्ड। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर में सबसे पहला फंडा समझो कि एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ 2 ही फर्में और घरेलू क्षेत्र के खर्चे आते हैं। घरेलू क्षेत्र का खर्च कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फर्म का खर्च इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गया। लेकिन यहां पर 3 सेक्टर मॉडल भी हो सकता है। ये तो केवल हमारा है 2 सेक्टर, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 2 सेक्टर इकोनॉमी इसको बोल सकते हैं आप, 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, ठीक है जी। लेकिन अगर हम एग्रीगेट डिमांड निकाल रहे हैं 3 सेक्टर में तो C प्लस I ये तो रहेगा ही, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, प्लस में सरकार द्वारा किए गए खर्च, ये भी आ जाएंगे। तो ये बन गया 3 सेक्टर, क्या बोलते हैं इसको? 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, 3 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल ये बन गया। अब जो सवाल पूछा था उसके ऊपर आते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, बस यही 3 लिखने होते हैं आपको। खुली अर्थव्यवस्था के अंदर बात कर रहा है, इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या बनेगा? तो लगा देना एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू वही फॉर्मूला C प्लस I प्लस G। अभी तक तो क्लोज्ड इकोनॉमी है, अपना ही देश का घरेलू क्षेत्र, अपने ही देश का फर्म, अपने ही देश की सरकार। लेकिन अब हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दिए, क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसे ही सवाल यहां पर पूछा था, पहले तो इसको टिक लगा दें हम आपके लिए। यहां y प्लस लिखा हुआ है, नहीं, y इक्वल टू का साइन होगा ना, यहाँ पे y इक्वल टू का साइन होगा। y इक्वल टू क्या बनेगा? y इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये फॉर्मूला सही है। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, यहां पर जो कैलकुलेशन करने बोला था इसमें से निजी अंतिम उपभोग व्यय ये हमारा हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार द्वारा किया गया खर्च ये हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ये हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। लेकिन नेक्स्ट एक्सपोर्ट को बोलते हैं यहाँ पर X से, इंपोर्ट को बोलते हैं M से। ये साइन माइनस है क्योंकि हम जब दूसरे देश का सामान लेते हैं तो देश का पैसा आउटफ्लो होता है आयात करने से, तो आयात का जो वैल्यू दिया रहता है यहाँ पर 5000 उसको माइनस करने हैं। जैसे फॉर्मूला में देख लो M के जगह पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर वैल्यू केवल पुट कर देना 5000 माइनस में ही, ठीक है, जवाब निकल जाएगा आपका। डेप्रीशिएशन तो ऐड करने हैं जीडीपी के लिए, तो ये बात आपका डेप्रीशिएशन डेप कहलाता है। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं डेप, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? DEP, ठीक है जी। सब हमने इंडिकेट कर दिया आपके लिए।
आ जाइए आगे। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। उपभोग फलन जब दिया हुआ है सी इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉल सी है, ये वाला ध्यान रखना, यहाँ पर ये स्मॉल सी है, ठीक है, सी वाई लिखा हुआ है। इसमें से सी क्या है, इसमें से जो सी है वो क्या है, एक्चुअली में सी क्या है, छोटा वाला सी के बारे में बात कर रहा है, वो सी क्या है। तो यहाँ पर आप सी के ऊपर में बार का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ये हमारा स्वायत्त उपभोग है, स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और यहाँ पर जो सी लगा हुआ है ये कहलाता है एमपीसी। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब इनकम चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ। तो इसी सी के बारे में आपसे पूछ रहा है, सी क्या है। तो सी हमारा है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को। ये हिंदी में कहलाता है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। ठीक है जी, क्लियर है, यहां तक बातें स्पष्ट हो चुका है। आ जाओ आगे। अब हमें समझना होगा यहां पर इसके बारे में, कह रहा है कि यदि किसी देश का राष्ट्रीय आय जो है वो 100 करोड़ से बढ़ती है, मतलब चेंज इन इनकम हमें दे दिया है 100 करोड़ रुपया, ठीक है, 100 करोड़ रुपया हमें दे दिया है चेंज इन इनकम ना। तो इनकम को तो हम लोग डेल्टा वाई से लिखते हैं, तो चेंज इन इनकम 100 करोड़ रुपया है। राष्ट्रीय उपभोग यानी कि डेल्टा सी आपको 80 करोड़ दिया हुआ है, डेल्टा सी हमारा जो है वो 80 करोड़ दिया हुआ है कि इनकम तो 100 करोड़ परिवर्तन हो गया लेकिन कंजम्पशन 80 करोड़ परिवर्तन हुआ है। तो बताइए, तो यहां पर पूछ रहा है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति होगी, मतलब इफ द इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस बाय 100 करोड़, 100 करोड़ चेंज हो गया, नेशनल कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय 80 करोड़, देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी क्या होगा, बताओ। तो ये सवाल बहुत बढ़िया सा कुछ पूछा हुआ है, देखिए ध्यान पूर्वक देखिए, एक एक चीजें मैं डिटेल में आपको समझा करके चल रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर लिख दो दिया है, क्या क्या दिया है सर, डेल्टा वाई आपको दे दिया है 100 करोड़ रुपया, लिख दो 100 करोड़, ठीक है। डेल्टा सी की बारी है, वो दे दिया 80 करोड़, 80 करोड़ रुपए में है सब। और सीमांत बचत प्रवृत्ति बोल रहा है ना, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। इसका स्टेप समझियो क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमने क्या क्या दिया था वो नोट कर लिया है। अब हमें जो सिंपली पहले पता लग सकता है उसके बारे में लिखते हैं। क्या जानते हैं हम, लिख दो, हम जानते हैं कि एमपीसी बराबर होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और दोनों वैल्यू तो दिया, पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए। डेल्टा सी आपको दे दिया है 80 और डेल्टा वाई जो है वो 100 करोड़ है, तो आंसर निकल गया 0.8। अब ये अभी क्या निकला है, एमपीसी निकला है, ठीक है जी, एमपीसी निकला है। और आप एक काम और करिए, आप एक काम और करिए, मैं यहां से हटा देता हूं इसको। अब क्या करने हैं देखना ध्यान से, और हम एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर जानते हो 1, हमें एमपीएस ही कैलकुलेट करने बोला है। एमपीसी तो पहले से हमको पता चल गया अभी 0.8, और ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है ना, आपने 1 शॉट के अंदर सीखा हुआ है, ठीक है जी। तो एमपीसी हमारा जो है वो, एमपीसी कितना है 0.8 है, एमपीएस हमको पता नहीं है 1 लिखिए, एमपीएस इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस यहाँ पर कितना 0.8, तो आंसर हमारा आ गया 0.2। तो देखा एमपीएस जो है वो 0.2 आ जाता है। ये कैलकुलेशन बहुत ही हलवा था, बहुत ही सिंपल सा था। इस तरीके से प्रोसीजर रखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। क्या दिया है, क्या पहले फॉर्मूला लगेगा, फिर क्या करेंगे, ये पूरे कारनामे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है जी। आगे आ जाओ। अब इसके आंसर क्या होंगे, इसमें हमें ऑप्शन में नहीं जाना है कि क्या होगा नहीं होगा,
बट ऑप्शन ये तो यहाँ पर सही दिख रहा है। यदि प्रयोज्य आय, ये देखोगे क्वेश्चन 2025 का ही है, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन किया हुआ था, कोड सहित आपको मेंशन कर दिया फिर से। प्रयोज्य आय का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम। अब ये क्या होता है सर, देखो हम लोग जितना पैसा टोटल कमाते हैं उसमें से कुछ सरकार उड़ा के ले जाती है टैक्स के रूप में, तो हमारे पास फाइनली जो बचता है उसी का नाम होता है YD, मतलब डिस्पोजेबल इनकम। जैसे कोई व्यक्ति 1000 रुपया कमाता है, 1000 रुपये कमाने के बाद मान लो सरकार को 100 रुपया टैक्स दे दिया, तो डायरेक्ट टैक्स देने के बाद सरकार को अब कितना बच गया हाथ में हमारे, 900 रुपये। यही है डिस्पोजेबल इनकम, मतलब वो पैसा जो हमारे खर्चे करने के लायक है। डिस्पोजेबल मतलब खर्चा करने के लायक, चाहे तो आप पैसा बचा के रख लो, अब तुम्हारी मर्जी लेकिन कमा रहे थे उसमें से टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्स, शेष जो पैसा बचा है वो डिस्पोजेबल इनकम होता है। तो ये तुम खर्चे भी कर सकते हो, बचत भी कर सकते हो। तो 1000 करोड़ रुपया यहाँ पर है तुम्हारा पैसा। अब ये पूरे देश का पैसा होता है, एक आदमी का नहीं। तो उपभोग का स्तर जो है वो 700 करोड़ है। अब बताना है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति बताना है। इफ डिस्पोजेबल इनकम इज 1000 करोड़, लेवल ऑफ कंजम्पशन इज 700 करोड़, देन फाइंड द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये भी सवाल बहुत ही नाजुक सा सवाल है, मतलब हल्का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ जोर देने की जरूरत ही नहीं था, बट ऐसे सवाल आपके पेपर में आए हैं तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखो वही काम गिवन क्या क्या दिया है। तो डिस्पोजेबल इनकम को केवल वाई से भी आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। और ये 1000 दिया हुआ है। कंजम्पशन की बात करें तो ये 700 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है जी। करोड़ करोड़ में है तो आप वैल्यू सहित करोड़ में लिख देना, यूनिट वाइज, जैसे दिया है लाख में करोड़ में ऐसे लिख देना। अब पूछ रहा है कि APC क्या होगा, बताइए। ये क्वेश्चन है कोई आपके लिए तो हलवा वाला क्वेश्चन है, चम्मच लेकर के खाते रहो, है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि APC बराबर हो जाता है, यहाँ पर पहले लिखो कि टोटल इनकम में से, है ना, टोटल डिस्पोजेबल इनकम से है, टोटल खर्चे कितने किए, तो टोटल इनकम था हमारा 1000 करोड़, उसमें से 700 करोड़ हमने खा पी करके ख़त्म कर दिए। तो फाइनली हमारे पास जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 0.7, इसको बोलते हैं APC। निकल गया APC। बताओ, इतना सिंपल सा सवाल पूछता है। अगर यही बात आपको परसेंटेज में पूछे तो 0.7 को केवल 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में निकल जाएगा 70%। अथवा आप इसे बोल सकते हैं APC इक्वल टू, परसेंटेज में बोल सकते हो तो 70%। मन ही मन मल्टीप्लाई करना, बच्चों की तरह नहीं करने हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने देखे हैं। तो ये बात हो गई क्लियर। अब यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ आ चुका है 0.7, तो आंसर आप टिक लगा दो। हाँ, ऑप्शन परसेंटेज में भी रह सकता है, ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में था, लेकिन हमने आपको ऑप्शन लगा करके दिए हैं यहाँ पे। अब आइए एक सवाल और देखते हैं यहाँ पर, जो 2023 का क्वेश्चन है, ये भी सवाल पूछा हुआ क्वेश्चन से। देखो यहाँ हमने ज़्यादातर इसलिए इसको इंडिकेट करते हुए काम किया ताकि आपको पता तो चले कि सवाल ऐसे ही आ रहे हैं। हम ऐसे ऐसे 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं सेम टाइप से। आपको क्या फ़ायदा होगा सेम टाइप से क्वेश्चन हल करने से? ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक्सपर्टीज बढ़ जाएगा, यही ना। तो यहाँ पर देख लो, हमने जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, MPS बराबर 0.4 कर दिया, MPC पता करने। बताओ ऐसे ही अगर केवल यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दिया जाएगा, ये निकालने बोलेगा, निकाल नहीं पाओगे? निकाल सकते हो ना। तो हम आपको केवल यहाँ पर चीजें सिखाने आए हैं, रटाने नहीं आए कि एक ही तरह के सवाल लगातार करवाते रहें। बट यहाँ पर शुरुआत में ध्यान दो, लिखना क्या है, वही सवाल, जवाब देने का तरीका वही रहेगा। हमें दिया हुआ है MPS कितना 0.4, कह रहा है क्या MPC क्या होगा। तो पहला काम हमें जो करना होता है हमने कर दिया। अब लगाने हैं फॉर्मूले, वी नो दैट वाला। हम जानते हैं कि हमें MPC फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम दोनों के साथ वाला जानते हैं कि MPC प्लस MPS जोड़ने पर 1 आ जाता है। हमें MPC निकालने हैं तो लिखेंगे 1 माइनस MPS, यही फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि MPS हमें जो वैल्यू दिया उसको हटा दीजिए 1 में, तो 1 में से 0 पॉइंट क्या घटाने हैं 4, तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगा 0.6 आएगा।
वो क्या आ गया, MPC। और इसी चीज़ को अगर परसेंटेज में बोलेंगे, आप परसेंटेज में लिखना चाहें तो लिख देना MPC इक्वल टू 60%। चूँकि मन ही मन 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60% ही निकलेगा इसका वैल्यू। तो फिलहाल जवाब यहाँ पर दशमलव में ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं, दशमलव में ही लिख दीजिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसा लगा अभी तक के सवाल में, मज़ा आ गया? अब मैं तुम्हें ये सवाल दे करके छोड़ रहा हूँ, चूँकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर उल्टा सवाल क्या किया कि MPC का वैल्यू दे दिया, इस बार MPS पूछा हुआ है। तो मैं आपके लिए हिंट करके दे रहा हूँ, क्या पता कुछ बच्चों से नहीं बन पाते हैं अभी भी, तो फिर भी कोशिश तो करेगा यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें हमने सिखा करके आपको हर चीज़ बताए हैं, ऐसा नहीं कि रटवा दिया। तो MPS इक्वल टू लिखोगे 1 माइनस MPC। लो जी, वैल्यू पुट कर लोगे, 1 माइनस MPC का वैल्यू कितना है, 0.2 है। बच्चा ज़रूर बताना कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, सबको ही ज़रूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ तक आपने कंप्लीट लेक्चर्स को देखा है या नहीं, ये मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पर वैल्यू दिया है वह औसत उपभोग प्रवृत्ति की माप कैसे किया जाता है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मेजर्ड बाय, एवरेज निकाला जाता है कैसे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला जाता है कि टोटल इनकम कितना था, उसमें से टोटल कंजम्पशन कितना किया। यही तो फॉर्मूले हम लोग बार बार नोट किए जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला जहां पर भी ये सही होगा, C/Y, ठीक है। अगला, निम्न समंकों से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करिए। लो, ये भी सवाल आपके पेपर में ही पूछा हुआ था, मैं भूल रहा हूं कि कब पूछा हुआ था, नहीं तो मैं नोट कर देता यहाँ पे। अब देखोगे कि कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इस तरह के सवाल तुमसे किए हुए हैं, लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है, उपभोग की मात्रा दिया हुआ है, दो चीजें कैलकुलेट करना है, एक तो तुम्हें जो है MPC निकालना है, इसको बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और दूसरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है, जिसको बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। दोनों चीजें फाइंड आउट किया जा सकता है इससे। कैसे सर? देखो, सबसे पहली बात, आप निकालना तो सीख गए होगे कि APC बराबर क्या होता है, C/Y होता है ना। तो आप डायरेक्ट भी यहां पर बता सकते हो हर एक बात, चूंकि आपने फॉर्मूला नोट कर दिया है, ठीक है जी। तो डिवाइड करते चले जाइए, इनकम कितना है, सॉरी कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन पहले देखो, कंजम्पशन है 60, ठीक है। इनकम कितना है, केवल 50, बताइए 50 रुपये इनकम है, 60 रुपये खर्चे कर रहे हो कर्ज लेकर के कर रहे हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कितना निकलेगा, अगर हमारी इनकम 50 है, खर्चे हम 60 कर रहे हैं, तो जरा यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्य से शून्य को कैंसिल कर देते हैं, क्लियर ना। यहाँ पर 6 है, 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम, सॉरी हमें ऊपर, हाँ ऐसे ही लेना है, 5 एकम 5, एक बच गया, दशमलव के बदले शून्य ले लिया, यहाँ पर 2 बार में आप कैंसिल कर सकते हो, तो देखा कितना आया, 1.2 आया। तो आप वैल्यू को नोट करो, 1.2, क्लियर है जी, क्लियरली बातें समझ में आ रहा है। अब इसके लिए तो निकाल लिया हमने, अगला इसके लिए निकालिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके कंजम्पशन है 100 रुपये और इनकम कितना है, वो भी 100 रुपये है, तो अब आंसर कितना आ जाएगा, केवल 1। यहाँ पर कितना है, टोटल कंजम्पशन 120 है, जबकि इनकम कितना है 150। तो अब जरा कैलकुलेट करना इसको, तो यहाँ पर पहले शून्य शून्य को उड़ा दीजिए, शून्य शून्य को ख़त्म किया हमने, और ये भी बता दीजिए कि यहाँ 3 एकम 3 और 3 पचे 15 है ना, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ऐसे बोलेंगे ना। तो आप ऐसे देख लो, हमने यहाँ पर लिखा 12, यहाँ पर लिखा 15, यहाँ हमने 0 बार में दिया 12 रहेगा, दशमलव दिया, शून्य आ गया, तो कितने बार में दे सकते हैं, 8 बार में। 15 को 8 से गुना कर दोगे, 8 पचे 40 के शून्य, बाकी रह गया 4, 8 और 4 12, समझ रहे हो। हाँ, तो 0.8 आ चुका है यहाँ पे, कितना आ गया यहाँ पे, 0.8 आ चुका है। आप इस वैल्यू को नोट कर दो जी, लीजिए APC निकल गया हर जगह पर। तो ये काम आपको करने हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से, जैसे मैंने आपको करके दिए हैं, आ चुका है पूरा पूरा आपके पास जवाब ही, ये लो। अभी तक तो सॉल्यूशन हमारा केवल और केवल
किसका हुआ है, एपीसी का हुआ है। अब हम निकाल सकते हैं यहां पर एमपीसी, एमपीसी निकाल सकते हैं। जो हमने कैलकुलेशन किया उसको पहले खंड कर देते हैं, सुंदरता जरूरी भैया कैलकुलेशन के साथ साथ। आप ऐसे एग्जामिनेशन में टेबल बना करके भी दे सकते हो जवाब, ये भी तरीका है। अब देखिए जरा, हम लिखेंगे यहाँ पर एम पी सी, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब हमें बताओ कि कंजम्पशन पहले हमारा क्या है, शून्य, पहले इनकम क्या है, मान लो शून्य, चेंज कितने का हुआ है, 50 का, और यहाँ पर चेंज कितने का हुआ है, 60 का। तो इसलिए आप क्या करोगे, कंजम्पशन में चेंज 0 से 60 हुआ है, तो 60 रुपये का चेंजिंग आया कंजम्पशन में, तो लिख दो 60। इनकम पहले 0 है, फिर हो गया 50, तो कितना चेंज हुआ, 50, लिख दो 50। अब देखिए यहाँ पर आपके 6 हैं, 5 से भाग करने हैं, कितना आ रहा था, 6 को 5 से भाग कर रहे थे सर 1.2 आ रहा था, लिख दो ना 1.2। अब देखिए हमारा कंजम्पशन चेंज हो गया, 60 से चला गया 100 पर, मतलब 40 चेंज आया है। तो यहाँ पर लिख दो इनकम में 40 का चेंज आया, कंजम्पशन में देखो, कंजम्पशन में यहाँ 50 से 100 में जाने में, मतलब ये तो इनकम है हमारा, 50 से 100 में जाने में कितना चेंज आया, 50 का। तो इनकम में 50 का चेंज आया, मैंने उल्टा लिख दिया था क्या, नहीं इसमें उल्टा लिख दिया है, इनकम वाली बात नीचे लिखेंगे ना। तो यहाँ पर 50 का चेंज आया, तो पहले 50 लिखोगे, और कंजम्पशन में चेंज आया 40 का, वो आप ऊपर लिखोगे, है ना। हाँ अब सही है। तो बताइए, शून्य को शून्य से भाग कर दीजिए पहले, ये क्या हो रहा है, हाँ जी, शून्य को शून्य से भाग कर दीजिए। अब आपके पास यहाँ पर 4 है, 5 से भाग करने हैं, शून्य बार में दे दो, पहले तो आपका 0 आ जाएगा, फिर 4, दशमलव के बदले शून्य आ गया, 8 पचे 40, देख रहे होगे, है ना। तो यहाँ पर फिर से 0.8 आ चुका है, लिख दो 0.8। नेक्स्ट आइए, हमारे इनकम में कितने का चेंज है, इनकम में चेंज आ गया फिर से 50 का, 100 से 150 में चले गए, 50 का इनकम चेंज आया, आप लिखोगे नीचे यहाँ पर 50। कंजम्पशन में कितने का चेंज आया, 100 से हो गया 120, 100 से 120 हो गया, मतलब 20 चेंज आया, वो आप 20 लिख दो ऊपर। अब क्या करने हैं, देखो ध्यान से, पहले शून्य शून्य कैंसिल करो, अगर ऊपर में 2 है नीचे 5 है तो भाग करिए, 0 बार में दे दो इसको, दशमलव देने पर शून्य आ जाता है, 4 बार में दे सकते हो, 20 आ गया, तो 0 पॉइंट कितना आया 4, यहाँ पर लिखिए ज़रा 0.4, 0.4। ये कैलकुलेशन का तरीका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे कैसे हमने कैलकुलेट किए हैं। जब भी एमपीसी के बारे में पूछेगा तो पहले इनकम कितना था, बाद में इनकम कितना था, दोनों के बीच का गैप लेना होता है, ठीक है जी, पहले के इनकम बाद के इनकम दोनों के बीच का गैप लेना होता है, ध्यान रखोगे। एपीसी वाले में कोई कहानी नहीं है, टोटल कंजम्पशन कितना है और टोटल इनकम कितना था, टोटल कंजम्पशन कितना है 100, टोटल इनकम कितना है वो भी 100, टोटल कंजम्पशन कितना है 120, और टोटल इनकम कितना था 150, ऐसे आपको काम करने पड़ेंगे। तो ये हो गया फाइनल बात। अब समझते हैं कि अगर नेक्स्ट लेवल का सवाल है, निवेश गुणक क्या होगा अगर एमपीसी 0.2 हो, तो 0.2 हमारा ये वैल्यू है, यहां पर कह रहा है व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफ एमपीसी 0.2। तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा, हम कैसे यहां पर बता रहे हैं आपको, धीरे धीरे करके। पहले लिखो दिया है क्या, दिया है के इक्वल टू, फाइंड आउट करने हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को तो के से डिनोट करते हैं, तो ये रहेगा खाली वैल्यू, यहां पर क्या होगा, इफ एमपीसी इक्वल टू 0.2, 0.2 है, तो हमें के का वैल्यू पता करना है। तो पहला स्टेप हमने नोट कर लिया है। अब देखो कॉपी में नीचे नीचे कैलकुलेशन करते जाना, मैं साइड बाय साइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस है ठीक है, आप कॉपी पर नीचे नीचे स्पेस कैलकुलेट करते जाना, साइड बाय साइड नहीं, साइड बाय साइड कैलकुलेट मत करना आप लोग, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस है। चलो आप लोग के पास स्पेस होगा तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम में सीधा नीचे। तो हम जानते हैं कि इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी, क्योंकि हमें मल्टीप्लायर वैल्यू पूछा है एमपीसी के साथ, ये फॉर्मूला जानते हैं हम, यही फॉर्मूला फुट करेंगे। तो आइए 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.2, तो हमें यहाँ पर मिला 0.8, ऊपर में है 1। अब देखिए
ध्यान से समझना, यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो ऊपर में जाकर के 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव को हटाया तो ऊपर में 10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10 को 1 से गुना कर दिया, ऊपर में 10 आ चुका है, नीचे में 8 आ चुका है। तो क्या करोगे, अगर हमारे पास 10 है, 8 को डिवाइड करने हैं, एक बार में दे सकते हो, 2 आ गया, दशमलव दोगे 0 आ जाएगा, 2 बार में 16 आ गया, दशमलव के बदले यहाँ पर 0, 8 पचे 40, समझ रहे होगे। तो हमारे पास आया 1.25, कितना आया 1.25, ये है मल्टीप्लायर का वैल्यू। मल्टीप्लायर का वैल्यू जनरली 1 से अधिक ही आता है, जनरली 1 से अधिक ही आता है, ये बात आपको ध्यान रखने होंगे, ये बात आपको ध्यान रखने होंगे। मल्टीप्लायर का वैल्यू जनरली 1 से अधिक ही आता है। ठीक है जी, छोटा सा सवाल था आपका, ये वैल्यू आपका सही है, ऑप्शन डी। कह रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणक का मान 4 है, लो ऐसे भी सवाल है, गुणक का मान यानी कि के का वैल्यू दे दिया है 4, सीमांत बचत की सीमांत प्रवृत्ति पता करना है, मतलब के का वैल्यू 4 है, MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है ना, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इज 4, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या होगा। तो फिर से वही कहानी लिखी जाएगी, दोहराई जाएगी, जैसे कि हमने लिखा दिया है, मैं देखो भूल नहीं रहा हूं, बार बार हमें ये फॉलो करने होते हैं, जरूरी है ये चीजें लिखना। के का वैल्यू है 4, MPS का वैल्यू पता करने हैं क्या होगा। तो हमने पहला काम तो अपना बखूबी कर लिया। देखिए अब हमें लगाना होगा वी नो दैट, स्टेप्स मत छोड़ना, चूंकि हम लोग प्योर मैथमेटिक्स में नहीं है, इकोनॉमिक्स में है, तो मान के चलना कि सामने वाले को नहीं आता है, ठीक है। तो हमें पता है 1/MPS का भी वैल्यू होता है ऐसा, भैया क्यों जानते हैं ऐसा मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आपने MPC प्लस MPS बराबर पढ़ा है, एक आता है, तो MPS का वैल्यू क्या आता है 1 - MPC आता है ना। तो जहां कहीं भी के इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1 - MPC, तो 1 - MPC की जगह पर बताइए, 1 - MPC की जगह पर MPS लिख सकते हैं, तो यही तो फॉर्मूला आएगा, है ना। तो हमने ये इधर बता भी दिया आपके एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर में कवर करके, ये लो यहाँ पर हमने आपके लिए मेहनत करा है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है हर एक बच्चे को सीखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में लड़ने के लिए आप जा रहे हो, मैं नहीं, मैं आपको तैयार करके भेज रहा हूँ केवल, है ना। यहाँ पर के इक्वल टू हमारा जो वो कितना आएगा 1/MPS, MPS का वैल्यू कितना है पता नहीं सर, लेकिन के का तो वैल्यू पता है हमें। चलो तो हम एक काम करते हैं, इसको जरा पलटते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं 1 मान लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा पता है, हाँ सर, के इंटू MPS इक्वल टू 1 आ जाएगा, लेकिन हमें MPS पता करना है, तो के यहाँ पर जो गुना में था एक के साथ भागा में चला जाएगा, ठीक है। तो 1/K हो गया। अब बताओ के का वैल्यू कितना है 4 है, तो 1 को 4 से भाग कर दो, 1 को 4 से भाग करने का मतलब समझ रहे हो, ऐसे यहाँ पर 0 टाइम्स में दे दो, 1 आ गया, दशमलव दोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब कितने बार में दे सकते हो दशमलव के बाद, अब बताओ, तो यहाँ पर दे सकते हैं सर 2 बार में, 8 आ गया, फिर 2 रह गया, दशमलव के बदले फिर से 0 आ जाएगा, 5 बार में यहाँ पर 20 कर देंगे, है ना, तो 0.25 आ गया, तो आप यहाँ पर कर दो 0.25, ये लो। MPS का वैल्यू तो 1 से कम ही आता है हमेशा, है ना, MPC का वैल्यू और MPS का वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगा, और वो 1 से कम हमारा आ चुका है। ये है पूरा पूरा तरीका, ठीक है। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या है, ऑप्शन हमारा पहला सही है। अगला जवाब देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अब यहाँ पर MPC का वैल्यू दे दिया 0.5, के का मान पूछ रहा है क्या होगा। ये लो, ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में तुमसे पूछे जा रहे हैं जिसमें जान ही ना हो। तो सबसे पहले वही काम दिया है, क्या दिया, MPC इक्वल टू दिया है 0.5, निवेश गुणक का मान पूछ रहा है क्या होगा। निवेश गुणक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है ना, जेम किन्स ने दिया था, जॉन मेनार्ड किन्स ने,
तो देखिए इससे सवाल कैसे कैसे आते हैं। हमने पहला तो स्टेप कर दिया है, ये मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं कि पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ताकि आपको ध्यान रहे। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि देखो भैया k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC जान चुके हैं, 1 माइनस 0.5, यहाँ पर एक में से 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही वैल्यू 0.5। और जैसे कि आप जानते हो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0, या फिर आप ऐसे भी कर दो कि 10 को 5 से भाग कर दीजिए, 10 को 5 से भाग किए तो कितना आ गया 2। तो देखा k का मान हमेशा 1 से अधिक आता है, 2 आ चुका इस बार। तो ये आपको दोहराना है बार बार। मैंने हर टाइप के जो क्वेश्चंस लिए थे यहाँ पर वो सिर्फ इसलिए लिए थे ताकि इस लेवल के सवाल आ रहे हैं, इस टाइप के सवाल आ रहे हैं तो आपके सवाल ना छूटे। सवाल में कुछ जान नहीं होता, देख करके आप लोग कई बार घबरा जाते हो कि कैसे कैलकुलेशन होंगे। MPC का मान 1 है तो गुणक का मान क्या होगा बता दोगे। अब MPC का मान 1 है, मल्टीप्लायर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले तो लिखो तो सही कि क्या क्या दिया है। दिया था आपके वैल्यू, k का मान पूछ रहा है क्या होगा अगर MPC का वैल्यू 1 हो, तो पहला काम हमारा हो चुका है। दूसरा कौन से फॉर्मूले लगेंगे, तो फॉर्मूले वही लगेंगे जो अब तक लिख रहे यहाँ पर। देखिए जरा फॉर्मूला क्या लगेगा, k इक्वल टू 1/, क्या लगते हैं फॉर्मूला सर, फॉर्मूला लगते हैं 1 माइनस MPC का। तो बताइए MPC का मान तो 1 है, तो बताओ नीचे में कुछ वैल्यू बचा है क्या, 0 हो गया ना। अब बताओ तो यहाँ पर 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनाइट, मतलब ये k का वैल्यू आ गया। बताइए जरा बताइए जरा बताइए जरा, ये वैल्यू देखो क्या आ चुका है, इन्फिनाइट। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। k का वैल्यू यहाँ पर इन्फिनाइट कैसे आया, क्योंकि 1 को 0 से भाग करोगे इन्फिनाइट आता है, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करो इन्फिनाइट आता है। ठीक है जी। आओ जी आओ, अब हमें सीखना है यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन दिया है c इक्वल टू 25 प्लस 0.6y, तो ये 25 क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग। 0.6 क्या है, MPC है। कह रहा है कि गुणक का मान ज्ञात करिए। देखो कैसे घुमा रहा है इतना बोलने की क्या जरूरत था, सीधा बोल देता 0.6 हमारा MPC है, गुणक निकाल दो। अभी तक तो वही कर रहे थे हम लोग, लेकिन नहीं, क्वेश्चन तो घुमा दिया थोड़ा सा। इफ द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज इतना है, देन कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। देखो पहले इस चीज को समझो, इक्वेशन में कौन सी चीज कहां पर है और किस तरीके से आपको पहचान करना है। तो मैं इसको 2 पार्ट में कर रहा हूं। पहला जो मैं पार्ट बना रहा हूं ये सिर्फ आपके समझने के लिए बना रहा हूं। पहला जो पार्ट में बना रहा हूं, एक पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कंप्लीट बातें और दूसरे में सॉल्यूशन दूंगा। तो इसका पूरा पूरा हिंट मैं यहां पर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, c इक्वल टू लिखा हुआ है जो 25 हमारा स्वायत्त उपभोग है। 0.6 की केवल बात करें तो वो MPC है, MPC का वैल्यू दिया हुआ है 0.6, और y मतलब इनकम होता है। ठीक है, तो हर एक बात को मैं यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ, इसको बोलते हैं कुल उपभोग। C का मतलब क्या है, कुल उपभोग नाम है इसका, टोटल कंजम्पशन नाम है इसका। जो 25 दिख रहा है इसका नाम है स्वायत्त उपभोग, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन। 0.6 की अगर हम बात करें तो 0.6 इक्वल टू क्या है हमारा, वो MPC है, जिसका मीनिंग होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, यही मीनिंग होता है इसका। और y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है I, इसका मतलब इनकम। लो जी, हर एक बात हमने आपको समझा दिया, समीकरण के अंदर कौन सी चीज क्या है। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर में। सॉल्यूशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले देखिए जरा ध्यान से देखिएगा कैसे आपके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें यहां पर पता चल चुका है ना, MPC का वैल्यू कितना पता चल चुका है, 0.6, और हमें फाइंड क्या करने हैं, k का मान, यही पता करना है ना। तो जरा यहाँ पर
आप ऐसे लिख देना, रुको, ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। समीकरण, पूरा मैं प्रोसीजर ही बताता हूं। समीकरण, उपभोग फलन का समीकरण लिखोगे, या फिर समीकरण डायरेक्ट लिख सकते थे। उपभोग फलन C इक्वल टू 25 प्लस 0.6y में 0.6 में MPC बराबर 0.6 है, 6 है ना। तो आपने पता कर लिया है। तो K बराबर 1/1 माइनस MPC, फॉर्मूला लगा दो। अब 1 माइनस 0.6 आ गया, 1 यहाँ पर अपॉन 0.4। अब पता चल गया है बहुत बढ़िया तरीके से कि इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 10 चला जाएगा। अब 10 को जरा 4 से भाग करिए तो आ जाएगा 2.5। तो ये आ गया K का मान। देखा K का मान कितना है, 2.5। तो इस तरीके से आपको हर एक बात मैंने समझा दी है जिस तरीके से आपको पेपर में लिखने हैं। आ जाओ जी, एक यही सवाल रखा है लेकिन यहाँ पर कुछ पूछा अलग है, ध्यान देना। क्या पूछा है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन इतना है, आमदनी इतना है, तो कुल उपभोग का मान क्या होगा। इस बार पूछ रहा है टोटल कंजम्पशन कितना होगा, ये बताओ। कुल उपभोग पूछ दिया कितना होगा। तो इफ द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज, उतना ही है ना, 25 प्लस 0.6y, और y इक्वल टू इस बार दे दिया आपको 100 दे दिया है इनकम। तो पता करना है व्हाट विल बी द टोटल कंजम्पशन। तो हमने अभी समझा दिया समीकरण के अंदर में कि टोटल कंजम्पशन मीनिंग क्या होता है। समीकरण पहले पहचानिए, है ना। तो उपभोग फलन का समीकरण में क्या चीजें क्या है, देखो ध्यान से। उपभोग फलन C इक्वल टू 25 प्लस, यहां पर लिख दो 0.6y में, ऐसे लिख दो, और y इक्वल टू 100 है। तो इस समीकरण में ऐसे लिखते हैं, इतना है, ठीक है जी। समीकरण में एक एक चीज बताओ आप। समीकरण में C इक्वल टू कुल उपभोग है ना। तो आप अब लिखना शुरू करो। C इक्वल टू क्या है, कुल उपभोग। तो समीकरण से लिखिए पहले C इक्वल टू कितना है, C इक्वल टू है 25 प्लस 0.6y, है ना। तो जरा 25 प्लस 0.6 और y इक्वल टू कितना है, 100 है। y इक्वल टू कितना है, 100। तो 25 प्लस, अब देखो 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा। इस दशमलव को हटाओगे नीचे आएगा 10 आएगा ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक था इसलिए नीचे में 10 आ गया। एक शून्य को एक शून्य से कैंसिल कर दो। तो 0.6 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाए, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। वैसे भी आप बोल सकते हैं कि 0.6 को 100 से गुना करने पर 60 आता है, जैसे कि मैंने बार बार समझाया आपको। तो यहाँ पर 60 आ चुका है। अब दोनों को जरा जोड़िए तो 25 और 60 कितना हो जाएगा, 25 और 20 यहाँ पर, सॉरी 25 और 60 जोड़ना है ना, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 85 हो गया। ये लीजिए टोटल कंजम्पशन निकल चुका। यही था कुल उपभोग। यही क्या है, यही है टोटल कंजम्पशन, या फिर इसको लिख दो कुल उपभोग। क्लियर है क्या, बताइए जरा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाला पार्ट तो नहीं है आपके। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पेपर के अंदर। हर एक सवाल का जवाब मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे। अगर आपको ऐसे ही लगता है कि सर मुझे कुछ ना अभ्यास करने हैं, तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ करके जाऊंगा, ठीक है, और आप लोग इसका जवाब मुझे चैट में देने वाले हो। जरूर से जरूर जवाब देना। यदि हमने कह दिया, यदि
गुणक का मान मान लो कि यहां पर 6 है, तो MPC और MPS का मान क्या होगा। लो, बेहतरीन सा क्वेश्चन दे दिया है आपको, एक ही में दो चीजों का जांच पड़ताल हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा सवाल, यदि MPC 0.8 हो तो MPS का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MPS इफ MPC इक्वल टू 0.8। तो ये रहे सवाल आपके दो। मिलते फिर से हम लोग अगले क्लास में, अगले सेशन में। आज हमको जितनी चीजें मैंने बताया है वो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर जरूर कर दो, क्या पता आपके हाथों उनका भला हो जाए, आपको दुआएं लगेगी। ठीक है जी। और अगर जिन बच्चों को मांग की लोच के ऊपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बिल्कुल सफाया कर देना है, आप चाहते हो कि आपके पेपर में कोई भी सवाल ना छूटे, तो इसी चैनल पर, कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल पर ही, आपको कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल के नाम से जाना जा रहा है, तो इसी चैनल पर, कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल पर ही आपको कंप्लीट आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक साथ में मैंने बताए हैं मांग की लोच के ऊपर में, जाकर के जरूर देखिए, कंप्लीट देखना, एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटने वाले हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।